हेलो एवरीवन। तो आज मैं आई ग्रैब्ड द लीश ऑफ द ब्लाइंड बीस्ट मांगा की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि रोना उस जड़ी बूटी को उखाड़कर क्लेवेंट मैंशन में आती है। रोना क्लेवेंट मैंशन में आने के बाद जल्दी से उस जड़ी बूटी को अपने साथ लेकर सीधे किचन में आती है, जहाँ पर वो उस जड़ी बूटी के फूलों का काढ़ा बनाने के लिए एक कढ़ाई को उठाती है। पर क्योंकि काफी रात हो चुकी थी इसलिए किचन में कोई आग नहीं जल रही थी, और क्योंकि लकड़ियों के बंडल काफी मोटे मोटे थे इसलिए आग जलने में काफी समय लगने वाला था। इसलिए ये देखकर रोना काफी परेशान हो जाती है और अपने मन में अपने आप से कहती है कि मुझे इस जड़ी बूटी को उबालना होगा, लेकिन मेरे पास आग जलाने के लिए समय नहीं है, और क्योंकि इस वक्त शेफ भी घर चला गया है इसीलिए मेरी मदद करने के लिए इस वक्त कोई भी आसपास नहीं होगा। ये सब सोचकर रोना उस कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा पानी डालती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि इस वक्त तो सिर्फ एक ही कमरा होगा जहाँ पर आग जली हुई होगी। ये सोचकर रोना उस पानी भरी कढ़ाई को अपने हाथ में उठाकर जल्दी से इलियॉन के कमरे की तरफ जाती है और फिर जल्दी से इलियॉन के कमरे का दरवाजा खोलते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में इलियॉन से कहती है कि माफ करना मास्टर, लेकिन अभी मेरे पास समझाने के लिए समय नहीं है। क्योंकि काफी रात हो चुकी थी इसलिए इलियॉन कब का अपने बिस्तर में सो चुका था। पर अचानक से आधी रात को किसी के जोर से उसके कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर इलियॉन की नींद टूट जाती है और वो काफी शॉक्ड भी हो जाता है। पर फिर रोना की आवाज सुनकर इलियॉन अपने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए रोना से पूछता है कि रोना, ये तुम हो? पर इलियॉन की ये बात सुनकर रोना जल्दी से इलियॉन के कमरे की चिमनी के पास जाती है जहाँ पर इस वक्त भी आग जली हुई थी। फिर रोना इलियॉन की बात का जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पास वो जड़ी बूटी है। रोना की ये बात सुनकर इलियॉन अपने बिस्तर से नीचे उतरते हुए रोना से पूछता है कि क्या? इस पर रोना इलियॉन के कमरे के खाना गर्म करने के चूल्हे के ऊपर उस पानी भरी कढ़ाई को रख देती है और फिर उस जड़ी बूटी की फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर उस कढ़ाई के अंदर डालते हुए इलियॉन से कहते हैं कि माफ करना सर, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपके कमरे का चूल्हा और ये आग उधार ले रही हूँ। रोना को इतनी जल्दबाजी में देखकर इलियॉन उससे आगे और कुछ नहीं पूछता है, और क्योंकि उस कढ़ाई में सिर्फ थोड़ा ही पानी था इसीलिए वो पानी थोड़ी ही देर में गर्म होकर उबलना शुरू हो जाता है और वो फूलों की पंखुड़ियां उस गरम गरम पानी में घुलकर अपना रस छोड़ने लगती है। उस काढ़े को उबलते हुए देखकर रोना काफी नर्वस हो जाती है और फिर अपने मन में सवाल करती है कि क्या ये काढ़ा काम भी करेगा। यह सोचकर रोना काफी निराश हो जाती है और अपने सिर को अपनी गोद में छुपाए अपने पैरों के बल चिमनी के सामने ही बैठ जाती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि मुझे काढ़ा बनाना सीख लेना चाहिए था। अगर मैंने इतना सारा समय सोचने में बर्बाद नहीं किया होता तो इस वक्त मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती। ये सब सोचकर रोना काफी उदास हो जाती है और अपने सिर को अपनी गोद में छुपाए चुपचाप वहां पर बैठी रहती है। तभी इलियॉन भी अपने बिस्तर पर से उठकर चिमनी के पास आ जाता है और फिर रोना को रोना कहकर आवाज डालता है। अचानक से इलियॉन की आवाज सुनकर रोना थोड़ा घबरा जाती है और फिर अपना सिर उठाकर इलियॉन की तरफ देखती है। तभी इलियॉन रोना के पास ही खड़े हुए रोना से सवाल करता है कि रोना, क्या अब तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो? इलियॉन का ये सवाल सुनकर रोना थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर थोड़ा झिझकते हुए इलियॉन को जवाब देने की कोशिश करने लगती है। फिर रोना इलियॉन से कहती है कि मैं इस तरह से आधी रात को बिना आपकी इजाजत के आपके कमरे के अंदर इस तरह से घुसने के लिए माफी चाहूंगी। इलियॉन से ऐसा कहने के बाद रोना दुखी होकर रोते हुए इलियॉन से कहती है कि दरअसल मैं उस काढ़े को बनाने की कोशिश कर रही थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे काढ़ा बनाना नहीं आता है और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसीलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रोना को इतना उदास देखकर इलियॉन रोना के पास आता है और फिर अपने दोनों घुटनों के बल फर्श पर बैठते हुए रोना से कहता है
कि लेकिन मैंने अभी इस काढ़े को पीकर नहीं देखा है। इलियन की ये बात सुनकर रोना उस काढ़े की तरफ देखती है और फिर दुखी होकर इलियन से कहती है कि नहीं, प्लीज इसे मत पीजिए। रोना की ये बात सुनकर इलियन रोना के पास ही छफल्ली मारकर बैठ जाता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए रोना को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुमने ये काढ़ा स्पेशली मेरे लिए बनाया है, तो फिर मैं भला इसे कैसे नहीं पी सकता। पर इलियन की ये बात सुनकर रोना और भी दुखी हो जाती है और फिर से अपने सर को अपनी गोद में डालकर छुपाते हुए इलियन से कहती है कि मुझे काढ़ा बनाना नहीं आता है और ना ही मैंने इस काढ़े को बनाने से पहले इसके बारे में पूरी रिसर्च की थी। पर रोना की ये बात सुनकर इलियन रोना से कहता है कि तो क्या अब तुम अपने बॉस की बात भी नहीं सुनोगी। ऐसा कहकर इलियन मुस्कुराकर रोना की तरफ देखता है और फिर रोना से कहता है कि क्या तुम ये काढ़ा सिर्फ मेरे लिए लेकर नहीं आई थी। ऐसे कहकर इलियन मुस्कुराते हुए रोना से कहता है कि चलो अब मुझे इसे पीने के लिए दो भी। इलियन की ये बातें सुनकर रोना अपना सिर उठाकर इलियन की तरफ देखती है। रोना ठीक ढंग से काढ़ा नहीं बनाना आने की वजह से काफी दुखी थी, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर इलियन की ये बातें सुनकर रोना थोड़ा खुश हो जाती है और हल्का सा ब्लश करते हुए इलियन की तरफ देखने लगती है। बहुत ज्यादा देर तक उबलने की वजह से उस कढ़ाई का पानी काफी सूख गया था, जिसकी वजह से वो काढ़ा काफी घना हो गया था। फिर रोना उस काढ़े को उस कढ़ाई में से उड़ेलकर एक कप में डालती है और फिर उस कप को इलियन को देती है। पर उस काढ़े का पानी काफी ज्यादा सूख गया था, जिसकी वजह से अब वो काढ़ा देखने में नीले कलर के पेस्ट की तरह लग रहा था। उस काढ़े की ऐसी हालत देखकर रोना थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर इलियन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस काढ़े को पीना चाहिए। इस तरह का काढ़ा पीने से आप बीमार पड़ सकते हो। पर रोना की ये बात सुनकर भी इलियन अपने हाथ में लिए उस काढ़े के कप को अपने मुंह के पास ले जाता है और फिर उस कप के सारे काढ़े को एक ही बार में गटक कर पी जाता है। इलियन को इस तरह से उस काढ़े को पीते हुए देखकर रोना थोड़ा हैरान हो जाती है और इलियन को रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक इलियन उस काढ़े को पीकर खत्म कर चुका था। ये देखकर रोना इलियन की फिक्र करते हुए फिर से रोना शुरू कर देती है और फिर इलियन की फिक्र करते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में इलियन से कहती है कि आप इस काढ़े को ऐसे कैसे पी सकते हो, अगर इसे पीने के बाद आपको कुछ हो गया तो। रोना को अपने लिए इतना परेशान देखकर इलियन रोना की तरफ मुड़ता है और फिर रोना को तसल्ली देते हुए कहता है कि कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम इतनी उम्मीदें लेकर मेरे लिए कुछ भी पीने के लिए लेकर आओगी तो मैं उसे जरूर पीऊंगा। पर इलियन की ये बातें सुनकर रोना इलियन से कहती है कि लेकिन फिर भी आपको इस काढ़े को इस तरह से नहीं पीना चाहिए था। पर रोना ने अभी ऐसा कहा ही था कि तभी इलियन बहुत ही ज्यादा खुश होकर मुस्कुराने लगता है और फिर ब्लश करते हुए खुश होकर रोना से कहता है कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, मैं ये बात जानकर ही बहुत खुश हूँ। इलियन की ये बात सुनकर रोना बहुत उदास हो जाती है और उसे इलियन की ऐसी हालत के लिए थोड़ा गिल्टी भी फील होता है। फिर रोना अपना सिर थोड़ा सा झुकाकर इलियन के सामने खड़े हुए इलियन से कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं इससे भी बेहतर दवाई आपके लिए ढूंढ कर लेकर आऊंगी। मुझे यकीन है कि बाहर ऐसी कोई ना कोई और दवाई जरूर होगी जो आपकी आंखों की रोशनी वापस ला सके। रोना की ये बातें सुनकर इलियन हंसने लगता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए रोना से कहता है कि मैं इस बात का इंतजार करूंगा। वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस सेबिल के क्रिस्टल पैलेस में सेबिल बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। दिन के समय बुटीक में हुई इलियन के साथ उस मुलाकात के बाद सेबिल का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था।
इसलिए उसने अपने कमरे में काफी सारी तोड़फोड़ कर दी थी। बुटीक से वापस आने के बाद सेबियल ने काफी पी ली थी और फिर पीने के बाद ही उसने अपने कमरे में वो सारी तोड़फोड़ की थी। पर तोड़फोड़ करने के बाद जब सेबियल थक जाता है तब फिर वो इलियन को गालियां देने लगता है और फिर अपने मुंह में बड़बड़ाने लगता है कि आखिर इलियन इस तरह से खुश होकर कैसे मुस्कुरा सकता है। इलियन की खुशी के बारे में सोचकर सेबियल बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से में अपने दांत घिसते हुए अपने मुंह में बड़बड़ाता है कि जब मैं अपनी जिंदगी में अभी तक खुशी नहीं ढूंढ पाया हूं तो फिर उस इलियन की अपनी जिंदगी में खुश होने की हिम्मत कैसे हुई। इलियन की खुशी से जेलस होकर सेबियल और भी ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। तभी सेबियल की नजर अपने सामने के आईने पर जाती है जिसमें उसे अपनी दोनों नीली आंखें चांद की रोशनी में चमचमाती हुई दिखाई देती है। आईने में अपनी चमचमाती हुई नीली आंखों को देखकर सेबियल अपने बचपन की बातों को याद करने लगता है और फिर अपने आप से कहता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे मेरी नीली आंखों को आईने में देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरी नीली आंखें बिल्कुल आसमान की तरह है और क्योंकि आसमान इस दुनिया में सबसे ऊंचाई पर है इसलिए मैं सोचता था कि मेरे जैसे नोबल इंसान पर मेरी ये नीली आंखें बहुत सूट करती है। इसलिए मुझे बचपन में मेरी नीली आंखों को आईने में देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ऑर्डर खानदान के वंशजों की आंखों का रंग नीला नहीं था और इसीलिए मेरे ऑर्डर खानदान में जन्म लेने के बाद भी मेरी नीली आंखों की वजह से मैं इंपेरिकल फैमिली और बाकी सभी नोबल्स के लिए एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि इंपेरिकल फैमिली और बाकी सभी नोबल्स के लिए मैं भविष्यवाणी वाला वो बच्चा नहीं था जिसे अगला होने वाला राजा बनना था। और क्योंकि ऑर्डर खानदान के बाकी वंशजों की तरह मेरी आंखों का रंग लाल नहीं था इसीलिए मैं अपने जन्म के साथ ही ऐसा क्राउन प्रिंस बन गया जो अपने जन्म से ही एक फेलियर था। सेबियल कहता है कि मेरी नीली आंखों को देखने के बाद सभी नोबल्स ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी, पर इस सब के बावजूद भी मुझे मेरी नीली आंखें बहुत पसंद थी। पर यह सब कुछ तब बदला जब ऑर्डर खानदान की ब्रांच फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। पहली बार इंपेरिकल फैमिली के बजाय इंपेरिकल फैमिली की रिश्तेदारी में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसकी आंखें ऑर्डर खानदान के बाकी वंशजों की तरह ही लाल थी। और उस बच्चे के ऑर्डर खानदान की ब्रांच फैमिली में जन्म लेने के बाद सभी नोबल्स ने ये बातें करना शुरू कर दी कि आखिर अब राजकुमार का क्या होगा। और जिस लाल आंखों वाले बच्चे की वजह से मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि इलियन क्लेवेंट ही है। जिस दिन इलियन क्लेवेंट का उसकी लाल आंखों के साथ जन्म हुआ उस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी दुनिया फिर से पूरी तरह से हिल गई हो। इलियन क्लेवेंट के जन्म के बाद सभी नोबल्स ने मेरे पिता एम्पायर के राजा को ये बातें कहना शुरू कर दी कि वो भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई अगला राजा बनने के काबिल है तो वो सिर्फ इलियन क्लेवेंट ही है। और जब इलियन के बड़े होने के बाद उसने बहुत सारे वॉर्स जीतकर एम्पायर के हीरो होने का टाइटल हासिल कर लिया, तब तो इलियन क्लेवेंट की लाल आंखों और उसकी तलवारबाजी के स्किल्स को देखकर बाकी सभी नोबल्स ने मेरे पिता को यह सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि वो इलियन क्लेवेंट को अपना गोदी बेटा बना ले, जिससे कि इलियन क्लेवेंट का नाम बदलकर इलियन ऑर्डर हो जाए और फिर ताकि बाद में इलियन को ही कॉन्स्टेंस एम्पायर का अगला राजा बनाया जा सके। सेबियल कहता है कि सभी नोबल्स कॉन्स्टेंस एम्पायर की हिस्ट्री और उस भविष्यवाणी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं, लेकिन मैं तो बचपन से यही सोचता आया था कि ये सब पुराने ढकोसले हैं। भला पुरानी किस्से कहानियों की वजह से किसी को राजा कैसे चुना जा सकता है। मैं हमेशा से यही सोचता आया था कि एम्परर का बेटा मैं हूँ, इलियन नहीं, इसीलिए मेरे पिता के बाद अगला एम्परर मैं ही बनूंगा।
लेकिन बाकी सभी नोबल्स की तरह ही मेरे माता पिता भी कॉन्स्टेंस एम्पायर की हिस्ट्री और उस भविष्यवाणी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझसे ये कहकर माफी मांग ली कि इस सब में उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे नीली आंखों के साथ जन्म दिया है। मेरी आंखों का रंग मेरे पिता के बजाय मेरी माँ पर गया था, इसलिए मेरी आंखें भी मेरी माँ की आंखों की तरह ही नीले रंग की है। इसीलिए मैं एम्परर का बेटा होने के बावजूद भी सिर्फ मेरी नीली आंखों की वजह से अगला एम्परर नहीं बन सकता हूँ। और क्योंकि ऑर्डर खानदान के बाकी वंशजों की तरह ही इलियन की आंखें भी लाल रंग की है, इसलिए उसे ही कॉन्स्टेंस एम्पायर का अगला एम्परर बनाना चाहिए। इन सब बातों के बारे में सोच सोचकर मुझे इलियन की लाल आंखों से नफरत हो गई थी, और इसीलिए मैंने उसकी लाल आंखों को ही खत्म कर दिया और उसे एक अंधे इंसान में बदल दिया। अपने अतीत की इन सारी यादों को याद करके सेबियल और भी ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पिए हुए होने, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से सेबियल की आंखें बहुत लाल हो चुकी थी। फिर सेबियल इलियन के बारे में सोचते हुए अपने मुंह में बड़बड़ाता है कि मेरे उसे अंधे करने का भी क्या फायदा हुआ। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से कीचड़ और अंधकार में धकेला था, लेकिन अब उसने फिर से रेंगते हुए उस कीचड़ और अंधकार से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। इलियन के अंधे होने के बावजूद भी उसके फिर से अपने घर से बाहर आना जाना शुरू करने की बात को लेकर सेबियल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर गुस्से में अपने मुंह में बड़बड़ाता है कि इलियन की अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी कैसे हुई। अब वो सिर्फ एक ब्लाइंड बीस्ट है। यह सब सोचकर सेबियल अपने कमरे के बाहर खड़े हुए अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है। सेबियल की आवाज सुनकर वो बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है और फिर दहलीज पर सर झुकाकर खड़े हुए सेबियल से कहता है कि सर, आपने मुझे बुलाया। इस पर सेबियल गुस्से में उस बॉडीगार्ड से कहता है कि ऐसा लगता है कि इलियन क्लेवेंट किसी औरत को पसंद करने लगा है, इसलिए तुम पता लगाओ कि वो औरत कौन है। सेबियल का ऑर्डर सुनने के बाद सेबियल का बॉडीगार्ड फिर से झुककर सेबियल को बाय करते हुए कहता है कि जैसा आपका ऑर्डर हो सर। सेबियल से ऐसा कहने के बाद उसका बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है। उस बॉडीगार्ड के वहां से जाने के बाद सेबियल फिर से एक वाइन की बोतल को उठाता है और फिर उस वाइन की बोतल से मुंह लगाकर उसे गटकते हुए अपने मन में अपने आप से कहता है कि मैं ये बात जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी औरत है जो इलियन को पसंद आ गई, और मैं ये बात जानने के लिए भी क्यूरियस हूँ कि आखिर कब तक इलियन अपनी इस खुशी को अपने पास रख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ रोना के दिए हुए उस काढ़े को पीने के कुछ घंटों बाद ही इलियन की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। इसीलिए वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को पकड़े हुए अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और दर्द की वजह से जोर जोर से कराह रहा था। तभी अचानक से इलियन की दोनों आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इलियन की आंखों का वो दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो दर्द की वजह से और भी जोर जोर से कराहने लगता है। इलियन के जोर जोर से दर्द में कराहने की आवाज सुनकर बर्नार्ड और रोना भी अपने अपने कमरों से दौड़कर जल्दी से इलियन के कमरे में आते हैं। बर्नार्ड और रोना इलियन के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए जैसे ही वो इलियन के कमरे में पहुंचते हैं तो बर्नार्ड थोड़ा घबराते हुए इलियन से पूछता है कि सर क्या बात है। बर्नार्ड की आवाज सुनकर इलियन अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाता है और फिर अपनी आंखों में हो रहे उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपना होंठ थोड़ा सा चबाते हुए बर्नार्ड को जवाब देता है कि मेरी आंखें। इलियन के अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाने की वजह से रोना को भी इलियन की आंखों की हालत दिखाई दे जाती है। इलियन की आंखों की ऐसी हालत देखकर रोना काफी घबरा जाती है। तभी बर्नार्ड जल्दी से इलियन की मदद करने के लिए इलियन के पास जाता है। इलियन की आंखों की हालत काफी खराब थी और उसकी बेडशीट पर बहुत सारा खून गिर गया था।
इलियॉन की ऐसी हालत देखकर रोना अपने मन में अपने आप से कहती है कि आज से पहले मैंने मास्टर इलियॉन को इतने ज्यादा दर्द में कभी नहीं देखा। रोना ये सोच ही रही थी कि तभी बर्नार्ड पीछे की तरफ रोना की ओर देखते हुए रोना को आवाज डालते हुए कहता है कि रोना जल्दी से जाओ और कुछ पेन किलर्स लेकर आओ। बर्नार्ड की यह बात सुनकर रोना थोड़ा झिझकते हुए बर्नार्ड को जवाब देती है कि ठीक है। बर्नार्ड से ऐसा कहने के बाद रोना इलियॉन की ओर देखते हुए थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहती है कि कहीं ये सब कुछ मेरे बनाए उस काढ़े की वजह से तो नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद रोना बर्नार्ड की बताई हुई दवाई लेकर वापस इलियॉन के कमरे में आती है। फिर बर्नार्ड इलियॉन को वो दवाई देने के बाद इलियॉन को चादर उड़ाकर उसे बिस्तर पर सुला देता है। बर्नार्ड और रोना दोनों ही इलियॉन के लिए काफी परेशान थे। फिर बर्नार्ड उदास होकर इलियॉन की तरफ देखते हुए रोना से कहता है कि अब जब मैंने मास्टर इलियॉन को दवाई दे दी है तो अब शायद उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा। रोना से ऐसा कहने के बाद बर्नार्ड पीछे की ओर मुड़कर रोना की तरफ देखता है और फिर रोना से कहता है कि रोना, हमें बात करनी चाहिए। इसके बाद बर्नार्ड रोना को अपने साथ लेकर सिटिंग रूम में आता है। फिर बर्नार्ड सोफे के ऊपर बैठते हुए रोना को भी बैठने के लिए कहता है। बर्नार्ड की बात सुनकर रोना टेबल के दूसरी तरफ बर्नार्ड के सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है। फिर बर्नार्ड रोना से कहता है कि शायद यह सब कुछ देखने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही घबरा गई होगी। बर्नार्ड की ये बात सुनकर रोना उसे जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं थोड़ा डर गई थी। ऐसे कहकर रोना उदास होकर बर्नार्ड से कहती है कि मिस्टर बर्नार्ड, आपको भी पक्का मेरी तरह ही महसूस हुआ होगा। रोना की ये बात सुनकर बर्नार्ड उसे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, इसीलिए मुझे इस सब की आदत पड़ चुकी है। बर्नार्ड की ये बात सुनकर रोना काफी हैरान हो जाती है और हैरानी से बर्नार्ड की तरफ देखते हुए बर्नार्ड से पूछती है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन मैंने तो इससे पहले कभी भी मास्टर इलियॉन को ऐसी हालत में नहीं देखा। रोना की ये बात सुनकर बर्नार्ड उदास होकर रोना को जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे यहाँ आने से पहले की बात है। ऐसे कहकर बर्नार्ड रोना से कहता है कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी हम मास्टर इलियॉन की आंखों का इलाज करने की कोशिश करते हैं तो मास्टर इलियॉन की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मास्टर इलियॉन का ब्लाइंड बीस्ट निकनेम एक रात में ही नहीं पड़ा है। हमने मास्टर इलियॉन की आंखों का इलाज करने के लिए हर तरीका आजमा के देखा है और जब भी हमने उनकी आंखों का इलाज करने की कोशिश की है तो मास्टर इलियॉन को बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ है और हर बार ही वो उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश में बहुत ज्यादा रोए और चीखे चिल्लाए हैं। और एक बार तो वो इतने ज्यादा दर्द में थे कि उन्होंने अपनी आंखों को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से हमें उन्हें संभालना एक बार तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। बर्नार्ड कहता है कि मास्टर इलियॉन के अपनी आंखों में होने वाले इस दर्द की वजह से रात रात को चीखने चिल्लाने की वजह से ही उनका निकनेम ब्लाइंड बीस्ट पड़ा। रोना को यह सब बताने के बाद बर्नार्ड रोना से कहता है कि लेकिन इतना सब करने के बाद भी हम मास्टर इलियॉन की आंखों का इलाज करने में नाकामयाब रहे और जब तुम ग्रैंड डुके क्लेवेंट के मेंशन में आई तब तक मास्टर इलियॉन अपनी आंखों की रोशनी वापस आने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। बर्नार्ड की ये सारी बातें सुनने के बाद रोना बहुत उदास हो जाती है और इलियॉन की उससे कही हुई बातें याद करने लगती है। इलियॉन ने रोना से कहा था कि अब तक वो बहुत सारी जड़ी बूटियां ट्राई करके देख चुका है और उसकी ट्राई की हुई उन जड़ी बूटियों के रिकॉर्ड्स भी उसके बटलर बर्नार्ड ने नोट करके एक डॉक्यूमेंट में लिख कर रखे हैं। इलियॉन ने रोना से कहा था कि अगर तुम्हारी बताई हुई वो जड़ी बूटी बर्नार्ड के दर्ज किए हुए रिकॉर्ड्स में नहीं होगी तो मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। इलियॉन की कही हुई इन सब बातों को याद करके रोना अपने मन में अपने आप से कहती है कि मुझे तो इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं था।
लेकिन अगर मास्टर इलियन पहले भी इतनी सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके उन्हें ट्राई कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि मास्टर इलियन मेरे बनाए हुए उस काढ़े को पीने से पहले ही जानते थे कि उस काढ़े को पीने के बाद उन्हें बहुत दर्द होगा। ये सारी बातें सोचने के बाद रोना को इलियन की कही हुई वो बात भी याद आती है जब इलियन ने रोना से कहा था कि रोना, अपनी इस जड़ी बूटी से मेरी आंखों की रोशनी वापस आने की कोई ज्यादा खास उम्मीद लगाकर मत रखना। रोना से ऐसा कहने के बाद इलियन ने मुस्कुराते हुए रोना से कहा था, लेकिन फिर भी अगर तुम इतनी उम्मीदें लगाकर मेरे पास कोई चीज लेकर आओगी तो मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। इलियन की कही हुई वो सारी बातें याद करके रोना बहुत उदास हो जाती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि उस वक्त भी इलियन को ये बात पता थी कि मेरी दी हुई उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करके ट्राई करके देखने के बाद इलियन को बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी उसने मुझसे ये सब बातें कही। ये सब सोचकर रोना और भी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर अपने मन में अपने आप से सवाल करती है कि आखिर इलियन ने मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों किया। अगर कहीं मैंने उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज दे दी होती तो। रोना ये सब सोचकर मन ही मन अपने आप को बहुत ज्यादा कोस रही थी। तभी रोना को इतना उदास देखकर बर्नार्ड रोना से कहता है कि रोना, तुम अपने आप को इतना दोष मत दो। आखिरकार तुमने तो वो काढ़ा मास्टर इलियन का भला सोचकर ही तैयार किया था, पर लेकिन वैसे तुमने मास्टर इलियन को कौन सी जड़ी बूटी दी थी। अचानक से बर्नार्ड का ये सवाल सुनकर रोना थोड़ा घबरा जाती है और फिर थोड़ा झिझकते हुए बर्नार्ड को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल ये बात तो मुझे भी पूरी तरह से नहीं पता। रोना का यह जवाब सुनकर बर्नार्ड काफी हैरान हो जाता है और फिर हैरानी से रोना से पूछता है कि क्या। यह कहकर बर्नार्ड रोना पर गुस्सा होकर चिल्लाते हुए रोना से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ऐसे ही कोई भी जड़ी बूटी मास्टर इलियन को दे दी। बर्नार्ड को इतना गुस्सा देखकर रोना थोड़ा घबराते हुए बर्नार्ड से कहती है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इससे पहले कभी भी मास्टर इलियन ने वो जड़ी बूटी ट्राई करके नहीं देखी है और ऐसा नहीं है कि मैं उस जड़ी बूटी के बारे में जानती नहीं हूँ, बस मुझे उस जड़ी बूटी का नाम याद नहीं आ रहा। पर रोना की ये बात सुनते ही बर्नार्ड गुस्से में अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और फिर अपने दोनों हाथ टेबल पर जोर से पटकते हुए चिल्लाते हुए रोना से कहता है कि जिस चीज के बारे में तुम्हें भी पूरी तरह से पता नहीं है, तुम ऐसी चीज मास्टर इलियन को कैसे दे सकती हो। बर्नार्ड की ये बात सुनकर रोना बर्नार्ड से कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ। रोना को इतना उदास देखकर बर्नार्ड अपने माथे पर अपना एक हाथ रखता है और फिर अपना गुस्सा थोड़ा शांत करते हुए रोना से कहता है कि तो कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें वो जड़ी बूटी मिली कहाँ और तुम्हें उस जड़ी बूटी के बारे में पता कैसे चला। बर्नार्ड के सवाल सुनकर रोना थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर बर्नार्ड से अपनी नजरें चुराते हुए बर्नार्ड से कहती है कि मैं माफी चाहूंगी, लेकिन मैं आपको ये बात भी नहीं बता सकती हूँ और अगर मैं आपको बता भी देती हूँ तब भी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। पर रोना की ये बातें सुनकर बर्नार्ड रोना से कहता है कि रोना, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से तुम पर डाउट होने लगेगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अब तक तुम मास्टर इलियन का पूरी ईमानदारी से ध्यान रखते आई हो, पर लेकिन इस वक्त तुम्हारा बर्ताव मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शायद तुम यहाँ पर काम करने के बहाने मास्टर इलियन को नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी। पर बर्नार्ड की ये बात सुनते ही रोना काफी हैरान हो जाती है और थोड़ी ऊंची आवाज में बर्नार्ड से कहती है कि मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं कभी मास्टर इलियन को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे पता है कि इस वक्त मेरी बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा कभी भी मास्टर इलियन को चोट पहुंचाने का कोई इरादा। पर रोना ने अभी ऐसा कहा ही था कि तभी बर्नार्ड बीच में ही रोना को टोकते हुए कहता है कि ये बात तो मास्टर इलियन के जागने पर ही पता चलेगी, इसलिए तब तक मास्टर इलियन के जागने का इंतजार करते हैं।
रोना से ये कहने के बाद बर्नार्ड अपने आप को शांत करने के लिए एक लंबी सांस लेता है और फिर रोना से अपनी नजर फेरते हुए रोना से कहता है कि मास्टर इलियन के जागने पर ही हम ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। बर्नार्ड की ये बात सुनकर रोना अपने सिर झुकाए सोफे पर बैठे हुए उदास होकर बर्नार्ड से कहती है कि ठीक है, मास्टर इलियन के जागने के बाद वो मेरे बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे उनका वो फैसला मंजूर होगा और मैंने इस बात के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखा है। रोना की ये बातें सुनकर बर्नार्ड रोना की तरफ देखते हुए रोना से कहता है कि जब तक मास्टर इलियन ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर इलियन के कमरे के आसपास भी ना जाओ और ना ही उन्हें देखो। फिर बर्नार्ड रोना से कहता है कि जब तक मास्टर इलियन तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं ले लेते हैं तब तक मैं खुद मास्टर इलियन का ध्यान रखूंगा। बर्नार्ड की ये बातें सुनकर रोना थोड़ा उदास होकर बर्नार्ड से कहते हैं कि ठीक है, मैं समझती हूँ। बर्नार्ड से ये सारी बातें करने के बाद रोना उस सिटिंग रूम से बाहर आ जाती है और फिर उस सिटिंग रूम के दरवाजे को बंद करके दरवाजे के पास खड़े हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। अपने आप से ऐसा कहने के बाद रोना निराश होकर एक लंबी सांस लेती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि मुझे इस तरह से जल्दबाजी में मास्टर इलियन को वो काढ़ा देने से पहले मिस्टर बर्नार्ड से इस बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए थी। यह सोचकर रोना अपने आप से कहती है कि मास्टर इलियन के स्टेटस के हिसाब से मुझे पूरा यकीन है कि अब तक बहुत बार उन्हें जहर देकर मारने की कोशिशें की गई होगी, इसलिए मेरे इस तरह से इतनी जल्दबाजी में मास्टर इलियन को वो काढ़ा देने के बाद मिस्टर बर्नार्ड का मुझ पर डाउट करना तो जायज है। ये सब सोचते हुए रोना छोटे छोटे कदम रखकर धीमे धीमे हॉल में चलती रहती है। फिर रोना इलियन के लिए परेशान होते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि अगर हर बार मास्टर इलियन को मेडिसिनल हर्ब्स ट्राई करने पर ऐसा ही दर्द होता है तो शायद मैंने उस काढ़े को गलत तरीके से नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी उस काढ़े को पीने के बाद अभी भी वो बहुत ज्यादा दर्द में है। इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते रोना हॉल में चलती रहती है, जिसकी वजह से उसे पता भी नहीं चलता है कि वो कब इलियन के कमरे के बाहर पहुंच गई। अपने आप को इस तरह अचानक से इलियन के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखकर रोना काफी नर्वस हो जाती है और फिर घबराते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि मुझे हॉल में से गुजरते हुए मास्टर इलियन के कमरे में आने की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए मुझे चलते चलते पता ही नहीं चला कि मैं कब मास्टर इलियन के कमरे के पास पहुंच गई। ये सोचकर रोना इलियन के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो शायद मुझे मास्टर इलियन के पास जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। पर यह सोचकर रोना अपने आप से कहती है कि नहीं, मैं अभी अभी मिस्टर बर्नार्ड से डांट सुन के आ रही हूँ और इसीलिए अगर उन्हें इस बात के बारे में पता चला तो वो और गुस्सा हो जाएंगे। यह सोचकर रोना इलियन के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हुए इधर से उधर घूमती रहती है और अपने मन में सोचती रहती है कि क्या उसे इलियन से माफी मांगने के लिए कमरे के अंदर जाना चाहिए। फिर रोना अपने मन में अपने आप से कहती है कि अगर ऐसा ही चला रहा तो बाद में मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। मुझे मास्टर इलियन से माफी मांगनी ही चाहिए क्योंकि इसमें मेरी गलती थी, जिसकी वजह से मास्टर इलियन को इतना दर्द हुआ। यह सब सोचकर रोना अपने मन में बर्नार्ड से माफी मांगते हुए कहती है कि मिस्टर बर्नार्ड, मुझे आपकी बात नहीं मानने के लिए माफ करना। काफी देर तक इन सारी बातों के बारे में सोचने के बाद रोना डिसाइड करती है कि इस वक्त उसका इलियन से माफी मांगना ही सही रहेगा। इसलिए फिर रोना इलियन से माफी मांगने के लिए इलियन के दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर इलियन कमरे के अंदर आने की परमिशन देते हुए कहता है कि अंदर आ जाओ। पर इलियन की यह बात सुनकर भी रोना इलियन के कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए इलियन से सवाल करती है कि सर, क्या अब आप ठीक हो?
रोना की आवाज सुनकर इलियन कमरे के अंदर से रोना को आवाज डालते हुए कहता है कि रोना, तुम कमरे के अंदर क्यों नहीं आ रही हो? इलियन का सवाल सुनकर रोना थोड़ा झिझकते हुए इलियन से कहती है कि सर, इस वक्त मुझे आपसे मिलना अलाउ नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपसे बात किए बिना रह भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैं आपसे यहीं से बात करूंगी। रोना की ये बातें सुनकर इलियन रोना से पूछता है कि बर्नार्ड ने तुम्हें मुझसे मिलने से मना किया है ना? पर इलियन का यह सवाल सुनकर रोना बहुत घबरा जाती है, इसलिए वो दरवाजे के बाहर खड़े हुए थोड़ी ऊंची आवाज में इलियन को सफाई देते हुए कहती है कि अगर मैं मिस्टर बर्नार्ड की जगह पर होती तो मैं भी ऐसा ही करती। मिस्टर बर्नार्ड ही नहीं बल्कि मुझे भी लगता है कि मैं काफी सस्पिशियस हूँ। इलियन से ऐसा कहने के बाद रोना दरवाजे के नजदीक आकर थोड़ा सा झिझकते हुए इलियन से कहती है कि दरअसल मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि उस दवाई को पीने के बाद आपको दर्द होगा, इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। रोना की ये बात सुनकर इलियन अपने कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटे हुए रोना से कहता है कि रोना, तुम्हें इस बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पर इलियन की ये बात सुनकर रोना दरवाजे के बाहर से इलियन से कहती है कि लेकिन फिर भी ये सब कुछ मेरे बनाए उस काढ़े की वजह से ही हुआ। रोना की ये बातें सुनकर इलियन रोना से कहता है कि अगर सच कहूं तो मैंने तो सोचा था कि तुम ये सब कुछ देखने के बाद भाग जाओगी, इसीलिए मैं ये देखकर खुश हूँ कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम अभी भी यहीं पर रुकी हुई हो। लेकिन इलियन की ये बातें सुनकर रोना थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर थोड़ा हैरानी से इलियन से कहती है कि माफ करना, लेकिन आपने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, पर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा करूंगी? रोना का सवाल सुनकर इलियन उदास होकर दरवाजे की तरफ देखते हुए रोना को जवाब देता है कि क्योंकि तुम्हारे यहाँ आने से पहले ना जाने कितने ही लोग ऐसा कर चुके हैं। इलियन की ये बात सुनकर रोना दरवाजे के और नजदीक आकर दरवाजे के ऊपर अपना एक हाथ रखती है और फिर इलियन से कहती है कि सर, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। रोना की ये बात सुनकर इलियन कमरे के अंदर से रोना से कहता है कि मैं भी यही बात मानना चाहता हूँ। इलियन को अपनी कही इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हुए देखकर रोना इलियन से कहती है कि मैं सच में नहीं भागूंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इलियन से ऐसा कहने के बाद रोना दरवाजे के ऊपर अपना हाथ रखे हुए दरवाजे के पास खड़े हुए उदास होकर अपने मन में कहती है कि अगर करीना के बजाय मैं इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट होती तो शायद चीजें इस तरह से इतनी नहीं बिगड़ती। रोना ये सब सोच ही रही थी कि तभी कमरे के अंदर से इलियन रोना से कहता है कि रोना, अगर तुम्हारे दिए हुए उस काढ़े की वजह से मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो मैं तुम्हें द हाउस ऑफ द ग्रैंड डुके का फॉर्मल तरीके से मेंबर बना दूंगा और फिर तुम कानूनी तौर पर हाउस ऑफ द ग्रैंड डुके का एक हिस्सा बन जाओगी। पर इलियन की ये बात सुनकर रोना थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर इलियन से कहती है कि नहीं, आप मेरे बॉस हो, इसलिए आपका काम करना तो मेरी ड्यूटी बनती है और मैं सच कह रही हूँ, मैंने हाउस ऑफ द क्लेवेंट का वैसल बनने के इरादे से ये सब कुछ नहीं किया। रोना की ये बात सुनकर इलियन अपने बिस्तर पर उठकर बैठते हुए रोना से कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें हाउस ऑफ द क्लेवेंट का वैसल बनाने वाला हूँ। ये कहने के बाद इलियन रोना से कुछ और भी कहने वाला था, पर तभी अचानक से इलियन को खांसी होने लगती है। इलियन की खांसने की आवाज सुनकर रोना काफी घबरा जाती है और फिर घबराते हुए दरवाजे के बाहर से इलियन को आवाज डालते हुए इलियन से पूछती है कि मास्टर, क्या आप ठीक हो? ऐसा कहकर रोना इलियन से कहती है कि माफ करना, मुझे इस तरह से यहाँ आकर आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज आराम कीजिए, मैं यहाँ से जाती हूँ। इलियन से ऐसा कहते ही रोना जल्दी से वहां से चली जाती है।
रोना की जल्दी से दौड़कर वहां से जाने की आवाज सुनकर इलियॉन हंसने लगता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए रोना से कहने लगता है कि तुम कितनी जल्दी चली जाती हो। पर इलियॉन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी अचानक से उसे फिर से खांसी होने लगती है। फिर इलियॉन अपने बिस्तर पर बैठे हुए अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में अपने आप से कहता है कि मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतने ज्यादा दर्द में होने के बावजूद भी मैं इस तरह से कभी हंस पाऊंगा। इस वक्त जैसे मेरे हालात हैं, उन हालातों में तो शायद ही कोई हंस पाएगा। यह सब सोचकर इलियॉन अपनी आंखें बंद करके अपने मन में अपने आप से कहता है कि मैं इसे उम्मीद भी नहीं कह सकता जो मुझे इस वक्त महसूस हो रही है। ये कोई बिल्कुल ही अलग एहसास है। यह सब सोचने के बाद इलियॉन कहता है कि जितना मैंने सोचा था मैं तुम पर उससे कई ज्यादा निर्भर हूं रोना। इस सब के बाद काउंट हैरिंगटन के मैंशन को दिखाया जाता है, जहां पर एक मेड करीना के कमरे का दरवाजा खटखटाने के बाद करीना से कमरे के अंदर आने की परमिशन मांगने लगती है और करीना से कहने लगती है कि माफ करना मिस करीना, लेकिन क्या मैं कमरे के अंदर आ सकती? पर लेकिन उस मेड ने थोड़ा सा दरवाजा खोलने के बाद चौखट पर खड़े हुए ये कहा ही था कि तभी अचानक से करीना जल्दी से अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और उस मेड की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, तो बताओ क्या हुआ? जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए दिया था, क्या तुमने वो काम कर दिया? करीना का सवाल सुनकर वो मेड कमरे के अंदर आकर करीना से कहती है कि मैं क्राउन प्रिंस सेबिल के महल से ही आ रही हूँ, लेकिन क्राउन प्रिंस सेबिल ने कहा कि वो इस वक्त बहुत बिजी है, इसलिए वो आपसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। उस मेड की ये बात सुनकर करीना उस मेड से पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ और भी कहा। इस पर वो मेड करीना के चेहरे की तरफ देखते हुए करीना से कहती है कि नहीं मिस, उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या आप ठीक हो? आपका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप ठीक नहीं। पर उस मेड ने अभी इतना ही कहा था कि तभी करीना सदमे के मारे अपने दोनों घुटनों के बल जमीन पर गिर जाती है। अचानक से करीना को इतने सदमे में अपने दोनों हाथों और अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए देखकर वो मेड काफी शॉक्ड हो जाती है। करीना को ऐसी हालत में देखकर वो मेड थोड़ा घबराते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में करीना से पूछती है कि मिस करीना क्या हुआ? जहां एक तरफ वो मेड करीना की ऐसी हालत देखकर काफी शॉक्ड हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ करीना क्राउन प्रिंस सेबिल का जवाब सुनकर काफी शॉक्ड हो गई थी। इसलिए करीना को क्राउन प्रिंस सेबिल का जवाब सुनने के बाद काफी सदमा लगा था। फिर करीना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और थोड़ा बेसुध सा होकर अपने मुंह में बड़बड़ाने लगती है कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अपने मुंह में ये बड़बड़ाने के बाद करीना अपने मन में अपने आप से कहती है कि इस सब की शुरुआत उस रात से हुई जो रात मैंने और सेबिल ने एक साथ बिताई थी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस रात के बाद इन पिछले 4 दिनों से सेबिल ने मुझसे कोई बात नहीं की, बल्कि वो मुझे इन पिछले 4 दिनों से पूरी तरह से अवॉइड कर रहा है। सेबिल के हाथों अपनी इज्जत गंवाने और बाद में उससे धोखा खाने की बात के बारे में सोचकर करीना को काफी सदमा लगा था। अब तक करीना को यह बात समझ आने लगी थी कि सेबिल ने उसका फायदा उठाने के बाद उसे धोखा दे दिया है, पर लेकिन वो फिर भी अपने आप को समझाने की कोशिश करते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि नहीं, मुझे इस तरह से किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि सेबिल सच में बिजी हो। करीना अपने दोनों घुटनों के बल फर्श पर बैठे हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी करीना की हालत देखकर करीना की मेड उसके पास आकर जमीन पर अपने दोनों घुटनों के बल उसके पास बैठती है और फिर करीना के चेहरे की तरफ देखते हुए थोड़ा घबराते हुए करीना से पूछती है कि मिस, क्या आप ठीक हो? क्या आप खड़ी हो सकती हो? पर उस मेड के सवाल सुनकर करीना उस मेड से कहती है कि जल्दी से घोड़ा गाड़ी तैयार करो। करीना की ये बात सुनकर वो मेड थोड़ा हैरान होकर करीना से पूछती है कि घोड़ा गाड़ी अभी? उस मेड के ये सवाल सुनकर करीना अपना सिर उठाकर उस मेड की तरफ देखती है और फिर थोड़ी डरावनी और भारी आवाज में उस मेड से कहती है कि मैं महल जा रही हूँ, वो भी अभी।
वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस सेबियल के क्रिस्टल पैलेस में क्राउन प्रिंस का बॉडीगार्ड रोना के बारे में पता करके वापस पैलेस में आ गया था। पर उस बॉडीगार्ड की रोना के बारे में इकट्ठा की हुई इंफॉर्मेशन को देखकर सेबियल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए उस बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या बस यही सब कुछ है। सेबियल को इतना गुस्सा देखकर उसका बॉडीगार्ड झुककर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं ग्रैंड डुके के मैंशन में किसी और नौकर को नहीं भेज पाया क्योंकि उनके यहाँ पर पहले से ही बहुत कम लोग काम करते हैं। इसलिए अगर मैं किसी नए नौकर को भेजता भी तब भी वो नौकर ग्रैंड डुके के सर्वेंट्स की नजरों में आ जाता, क्योंकि इतना कम स्टाफ होने की वजह से उस नौकर का उन दूसरे नौकरों के बीच में अपने आप को छुपाना मुश्किल हो जाता। और क्योंकि ग्रैंड डुके इलियन बहुत ही कम घर से बाहर निकलते हैं, इसलिए उनकी नौकर रोना भी उनके साथ कभी कभार ही घर से बाहर निकलती है। इसलिए मैं उस लड़की को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाया। पर अपने बॉडीगार्ड की ये बातें सुनकर सेबियल बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में लिए उन डॉक्यूमेंट्स को अपने बॉडीगार्ड के चेहरे के ऊपर फेंकते हुए उससे कहता है कि ये तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। सेबियल को इतना गुस्सा देखकर उसका बॉडीगार्ड उससे फिर से माफी मांगता है। फिर सेबियल उस बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या तुम इसे इन्वेस्टिगेशन करना कहते हो। उस बॉडीगार्ड ने एक कागज पर रोना का एक स्केच बनवाया था और इसके अलावा उसने उस स्केच के साइड में और एक दूसरे पेपर पर रोना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी थी। उस बॉडीगार्ड ने उन कागजों पर लिखा था कि इस लड़की का नाम रोना हेराक्लिस है, लेकिन इस लड़की का कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है और ये ग्रैंड डुके इलियन के घर पर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से काम करने के लिए आई थी। और भले ही ये लड़की इस वक्त ग्रैंड डुके क्लेमेंट के घर पर काम कर रही है, लेकिन इस लड़की के पास मेड का काम करने का पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रोना के बारे में लिखी हुई इन सारी डिटेल्स को पढ़ने के बाद सेबियल अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि फिर से उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। सेबियल का ऑर्डर सुनकर वो बॉडीगार्ड झुककर सेबियल से कहता है कि ठीक है सर। तभी सेबियल अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहता है कि तो इस लड़की के पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है। ये कहने के बाद सेबियल हंसने लगता है और फिर खुश होकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कॉमनर्स के पास भी अपने आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पर अगर इस लड़की के पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि इस लड़की का अतीत बहुत ही ज्यादा बुरा और घिनौना था। कहीं उस लड़की को देश निकाला तो नहीं मिला था, या फिर वो वॉर की प्रिजनर तो नहीं थी, या फिर शायद वो एक दर दर घूमने वाली बेघर थी। यह सब सोचकर सेबियल खुश होकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इलियन को इस तरह की लड़की पसंद आ गई। इलियन को इस तरह की लड़की पसंद आने की वजह से ये बात तो साफ है कि इलियन की जजमेंट बहुत खराब है। यह सब सोचने के बाद सेबियल अपने मुंह में बड़बड़ाता है कि एक नौकर से ज्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की रात को इलियन के साथ समय बिताती है। अपने मुंह में ऐसा बड़बड़ाने के बाद सेबियल कहता है कि अगर उस लड़की ने उस कुत्ते इलियन को, जिसे आज से पहले औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे अपने जाल में फंसा लिया, तो इसका मतलब है कि उस लड़की में कोई तो बात है। काश मैं उस दिन बुटीक में उस लड़की का चेहरा देख पाता। जब सेबियल ये सारी बातें कह रहा था, उस वक्त उसका बॉडीगार्ड वहीं पर सर झुकाकर खड़े हुए चुपके से सेबियल के चेहरे की तरफ देखते हुए उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। तभी सेबियल अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि अब मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस औरत रोना को पर्सनली मेरे पास लेकर आओ। सेबियल का ये ऑर्डर सुनकर उसका बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर घबराते हुए सेबियल से पूछता है कि माफ करना सर, लेकिन मैं उसे आपके पास लेकर आऊं। अपने बॉडीगार्ड का यह सवाल सुनकर सेबियल इविल तरीके से मुस्कुराते हुए उसे जवाब देता है कि हाँ, अब मेरा उस लड़की के बारे में और भी बातें जानने को बहुत मन कर रहा है। इलियन के उस लड़की को पसंद करने की वजह से अब मैं भी उस लड़की में काफी इंटरेस्टेड हूँ। और उससे भी बड़ी बात, जब मैं इलियन की प्यारी चीज उससे छीन लूंगा
तो उसके बाद मैं इलियन के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहता हूँ। सेबियल का ऑर्डर सुनने के बाद और उसकी ये बातें सुनकर उसका बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी अचानक से सेबियल का बटलर उस कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। यह देखकर सेबियल उस बटलर को कमरे के अंदर आने की परमिशन देता है। फिर सेबियल का बटलर कमरे के अंदर आने के बाद हल्का से झुककर सेबियल के सामने खड़े होते हुए सेबियल से कहता है कि मिस करीना आपसे मिलना चाहती है। उस बटलर की यह बात सुनकर सेबियल उससे पूछता है कि करीना वो कौन है। सेबियल का सवाल सुनकर उसका बटलर उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मिस करीना ड्रैफन हैरिंगटन, जो कि काउंट हैरिंगटन की अडॉप्टेड बेटी है। पर बटलर के करीना के बारे में यह सब कुछ बताने के बाद भी सेबियल उस बटलर से पूछता है कि वो कौन है। मुझे तो इस नाम की किसी लड़की के बारे में कुछ याद नहीं है, और वैसे भी क्या अब मुझसे मिलने आए हर किसी अरे गहरे इंसान से मिलना पड़ेगा। यह सब कहकर सेबियल अपने बटलर से कहता है कि उस लड़की को जहां से वो आई है वहीं वापस जाने के लिए कह दो। सेबियल का यह ऑर्डर सुनकर उसका बटलर उसे जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है सर। फिर सेबियल अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने बॉडीगार्ड और अपने बटलर से कहता है कि ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। सेबियल का यह ऑर्डर सुनकर सेबियल का बॉडीगार्ड झुककर सेबियल को बाय करता है और फिर उस बटलर के साथ वहां से चला जाता है। उस बॉडीगार्ड और उस बटलर के वहां से जाने के बाद सेबियल की नजर अपने पाँव के पास पड़े हुए रोना के उस स्केच पर जाती है। यह देखकर सेबियल अपने पाँव के पास पड़े हुए उन दोनों कागजों को उठाता है और फिर उन दोनों कागजों को अपने हाथ में लेकर रोना के स्केच की तरफ देखते हुए अपने मुंह में बड़बड़ाता है कि इस लड़की के भी ब्लॉन्ड बाल और पर्पल आंखें हैं और इस लड़की का चेहरा भी देखने में एलिसिया यूटर की तरह ही है। हालांकि ये दोनों एक ही इंसान नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, लेकिन इस लड़की का स्केच देखकर मुझे एलिसिया यूटर की याद आ रही है। यह सब कहने के बाद सेबियल अपने चेहरे पर एक बहुत ही घिनौना सा एक्सप्रेशन लेकर रोना के स्केच की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और फिर रोना की बेइज्जती करते हुए बहुत ही घटिया तरीके से कहता है कि तो वो क्या नाम था रोना, तुम जो कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ आने पर तुमसे मिलने का इंतजार करूंगा। इसके बाद फिर से ग्रैंड टू के इलियन क्लेवेंट के मेंशन को दिखाया जाता है, जहां पर रोना पहले से ही इलियन के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। बर्नार्ड को इलियन के कमरे से बाहर आते देखकर रोना बर्नार्ड से पूछती है कि मिस्टर बर्नार्ड, मास्टर इलियन कैसे हैं। रोना का सवाल सुनकर बर्नार्ड रोना को जवाब देते हुए कहता है कि इस बार मास्टर इलियन की हालत को लेकर कुछ तो अजीब है। बर्नार्ड की ये बात सुनकर रोना थोड़ा हैरान होकर बर्नार्ड से पूछती है कि माफ करना, लेकिन क्या अजीब है। रोना का सवाल सुनकर बर्नार्ड इलियन के कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए रोना से कहता है कि हर बार मास्टर इलियन को कोई मेडिसिनल हर्ब देने के बाद नॉर्मली वो 1-2 दिन में ठीक हो जाते थे और उनका दर्द भी कम हो जाता था, लेकिन इस बार उनका दर्द कम होने में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। रोना से ऐसे कहने के बाद बर्नार्ड रोना की तरफ देखते हुए रोना से कहता है कि अब तक 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मास्टर इलियन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, और इससे पहले मास्टर इलियन को कोई भी मेडिसिनल हर्ब देने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था। नॉर्मली वो 1-2 दिन में ठीक हो जाते थे। बर्नार्ड की ये बातें सुनकर रोना बहुत परेशान हो जाती है और फिर इलियन की हालत के बारे में सोचते हुए घबराते हुए अपने मन में कहती है कि क्या ये सब कुछ आखिर मेरे बनाए हुए उस काढ़े की वजह से ही हुआ? क्या मैंने सच में वो काढ़ा गलत तरीके से बना दिया था? अगर कहीं मास्टर इलियन का ये दर्द कभी गया ही नहीं तो? यह सब सोचकर रोना अपने आप को दोष देते हुए अपने मन में कहती है कि अगर करीना ने वो काढ़ा बनाया होता तो अब तक मास्टर इलियन की आंखें ठीक हो गई होती। यह सब सोचकर रोना बहुत उदास हो जाती है। तभी बर्नार्ड रोना से कहता है कि रोना, मास्टर इलियन तुम्हारी एक मदद चाहते हैं।
बर्नार्ड की ये बात सुनते ही रोना अपना सिर उठाकर बर्नार्ड की तरफ देखती है और फिर जल्दी से उससे पूछती है कि मास्टर इलियन मेरी मदद चाहते हैं। रोना का यह सवाल सुनकर बर्नार्ड रोना की तरफ देखते हुए उसे जवाब देता है कि हाँ, मास्टर इलियन कैफे कार्डिनल की चॉकलेट्स खाना चाहते हैं और मास्टर इलियन ने कैफे कार्डिनल से तुमसे वो चॉकलेट्स इसलिए मंगवाई क्योंकि तुमने भी मास्टर इलियन के साथ कैफे कार्डिनल में वही चॉकलेट्स खाई थी, इसलिए तुम उन चॉकलेट्स के बारे में जानती हो। बर्नार्ड की ये बातें सुनकर रोना एक सिपाही की तरह अलर्ट मोड में खड़े होकर बर्नार्ड से कहती है कि मैं अभी जाकर वो चॉकलेट्स खरीद कर लेकर आती हूँ। आप इस बात की फिक्र मत कीजिए और ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। रोना की ये बात सुनकर बर्नार्ड उससे कहता है कि तब फिर ठीक है। बर्नार्ड की ये बात सुनकर रोना जल्दी से दौड़कर वहां से जाने लगती है, पर जितनी स्पीड में वो दौड़कर वहां से गई थी उतनी ही स्पीड में वो वापस लौटकर वापस बर्नार्ड के पास भी आ जाती है। ये देखकर बर्नार्ड थोड़ा हैरान हो जाता है, पर तभी रोना बर्नार्ड के पीछे इलियन के कमरे के दरवाजे के पास जाकर चिल्लाते हुए इलियन से कहती है कि मास्टर इलियन प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करना, मैं पलक झपकते ही आपके लिए चॉकलेट्स लेकर वापस आ जाऊंगी। इलियन से ऐसा कहने के बाद रोना जल्दी से इलियन के कमरे के दरवाजे से दूर हो जाती है और फिर से एक सैनिक की तरह अलर्ट होकर बर्नार्ड को सल्यूट करते हुए बर्नार्ड से कहते हैं कि मिस्टर बर्नार्ड, मैं वापस आने के बाद आपसे मिलती हूँ। रोना को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर बर्नार्ड अपने मन में कहता है कि वो तो इस तरह से बिहेव कर रही है कि जैसे मानो उसे पता नहीं कौन सी बड़ी कमांड दे दी गई हो। अपने मन में ऐसा कहने के बाद बर्नार्ड रोना से कहता है कि हाँ ठीक है, अब प्लीज जल्दी जाओ। बर्नार्ड की ये बात सुनकर रोना वहां से चली जाती है। ये देखकर बर्नार्ड एक लंबी सांस लेता है और फिर अपने मन में अपने आप से कहता है कि मास्टर इलियन का क्या, वो तो रोना को सिर्फ इसलिए मेंशन से बाहर भेज रहे हैं ताकि रोना उन्हें ऐसी कमजोर हालत में ना देखे। पर भले ही इससे थोड़ी देर के लिए रोना का मन बहल जाए, पर मास्टर इलियन का क्या, वो तो अभी भी बहुत दर्द में है। इन सब बातों के बारे में सोच कर बर्नार्ड काफी परेशान हो जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद रोना अपनी मेड की यूनिफॉर्म चेंज करके कैजुअल कपड़े पहनकर कार्डिनल कैफे में आती है, पर क्योंकि रोना बहुत ही जल्दी में क्लेवेंट मेंशन से आई थी इसलिए कार्डिनल कैफे में पहुंचने पर उसकी सांसें बहुत फूली हुई थी। कार्डिनल कैफे में अंदर आने पर रोना रिसेप्शन के पास जाकर एक आदमी को हेलो कहने के बाद उसे चॉकलेट्स का ऑर्डर देती है। रोना का ऑर्डर सुनने के बाद वो आदमी रोना से कहता है कि आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, इसलिए हमें पहले वाले कस्टमर्स के ऑर्डर्स पूरे करने होंगे, इसके बाद ही आपकी बारी आएगी। उस आदमी की बातें सुनकर रोना उस आदमी से कहती है कि ठीक है, लेकिन आप प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा ऑर्डर तैयार कर दीजिएगा। लेकिन जब रोना रिसेप्शन के पास खड़े हुए उस आदमी से ये सारी बातें कर रही थी, तभी अचानक से रोना के पास ही कुर्सी पर बैठी हुई एक लाल बालों वाली लड़की रोना की आवाज सुनकर रोना की तरफ देखने लगती है। फिर रोना चॉकलेट्स का ऑर्डर देने के बाद उदास होकर अपने मन में अपने आप से कहती है कि मास्टर इलियन ने पिछले एक हफ्ते से मुश्किल से ही थोड़ा बहुत खाना खाया है। वो पिछले एक हफ्ते से ठीक ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि कम से कम आज उनका चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। यह सोचकर रोना अपने मन में कहती है कि जब पिछली बार मैं और मास्टर इलियन एक साथ यहाँ पर आए थे तब मास्टर इलियन बिल्कुल ठीक थे, कम से कम वो इस तरह से दर्द में नहीं थे और उन्हें खाने पीने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। यह सब सोचकर रोना उदास होकर रिसेप्शन के पास खड़े हुए अपने मन में कहती है कि अगर मास्टर इलियन ठीक नहीं हुए तो क्या मैं भी हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंसी रह जाऊंगी, और अगर ऐसा हुआ तब मैं क्या करूंगी। रोना ये सब सोचते हुए काफी देर तक वहीं रिसेप्शन पर ही खड़ी रहती है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट रोना को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहता है कि ये लीजिए आपका ऑर्डर। अचानक से उस रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुनकर रोना थोड़ा हैरान हो जाती है, पर फिर वो उस रिसेप्शनिस्ट को उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए थैंक यू कहती है। फिर रोना उस रिसेप्शनिस्ट से उस थैली को लेने के लिए
अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने मन में अपने आप से कहते हैं कि मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए, मास्टर इलियन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी वो रिसेप्शनिस्ट रोना को बाय करते हुए रोना से कहता है कि ध्यान से जाइएगा। पर रोना को वहां से जाते हुए देखकर वो लाल बालों वाली लड़की भी जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और फिर रोना के पीछे पीछे कार्डिनल कैफे से बाहर जाने लगती है। पर रोना अभी भी इलियन के लिए काफी परेशान थी और अपने मन में सोच रही थी कि क्या मास्टर इलियन की हालत में कोई सुधार हुआ होगा। ये सब सोचते सोचते रोना कार्डिनल कैफे से बाहर आ जाती है। बाहर आने पर रोना ताजी हवा और खुले नीले आसमान को देखकर अपने मन में कहती है कि मैं काफी समय से क्लेवेंट मैंशन से बाहर नहीं आई हूँ, लेकिन आज सच में मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर रोना ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से कोई पीछे से आकर रोना को उसकी बाजू से पकड़ता है। अचानक से किसी को अपनी बाजू पकड़ते हुए देखकर रोना थोड़ा हैरान होकर जल्दी से पीछे की तरफ मुड़कर देखती है। दरअसल कार्डिनल कैफे से रोना के पीछे पीछे आने वाली उस लाल बालों वाली लड़की ने ही रोना को उसकी बाजू से पकड़ा था। अचानक से उस लड़की को इस तरह से पीछे से आकर अपनी बाजू पकड़ते हुए देखकर रोना काफी हैरान हो गई थी और हैरानी से उस लड़की की तरफ देखे जा रही थी। तभी वो लाल बालों वाली लड़की धीमे से अपने मुंह में बड़बड़ाती है कि मुझे पता था कि ये तुम ही हो। पर उस लड़की की ये बात सुनकर रोना थोड़ा घबराते हुए हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस लड़की से पूछती है कि तुम क्या बात कर रही हो और तुम हो कौन। रोना के सवाल सुनकर वो लड़की रोना को माय लेडी कहकर पुकारती है। अचानक से उस लड़की को इतनी इज्जत देकर बात करते हुए देखकर रोना काफी हैरान हो जाती है और फिर थोड़ा घबराते हुए उस लड़की से पूछती है कि क्या आप मुझे माय लेडी कह रही हो। रोना का सवाल सुनकर वो लड़की अपनी ड्रेस का हुडी उतारते हुए रोना को अपना चेहरा दिखाते हुए रोना से कहती है कि माय लेडी ये मैं हूँ। ऐसे कहकर वो लाल बालों वाली लड़की अपने सर पर से अपना हुडी हटा देती है और फिर अपनी आंखों में आंसू लेकर रोना की तरफ देखते हुए रोना से कहती है कि माय लेडी ये मैं हूँ, आयरिस। पर उस लाल बालों वाली लड़की आयरिस ने अभी भी रोना को उसकी कलाई से पकड़ कर रखा था। यह देखकर रोना थोड़ा घबरा जाती है और फिर उस लड़की से कहती है कि माफ करना, लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। पर उस लड़की आयरिस से ऐसा कहने के बाद रोना थोड़ा घबराते हुए आयरिस के चेहरे की तरफ देखती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि अरे नहीं, कहीं ये लड़की मेरी बॉडी की ओरिजिनल ओनर को तो नहीं जानती है। यह सोचने के बाद रोना थोड़ा नर्वस होकर उस लड़की आयरिस की तरफ देखते हुए थोड़ा झिझकते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। पर रोना की ये बात सुनते ही वो लड़की आयरिस रोना की कलाई छोड़कर रोना के हाथ को कसकर पकड़ लेती है और फिर रोना के हाथ को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़े हुए रोना की तरफ देखते हुए रोते हुए रोना से कहने लगती है कि आप मुझे कैसे भूल सकती हो। ऐसे कहकर वो लड़की रोना का हाथ पकड़कर वहां पर खड़े हुए रोना शुरू कर देती है। उस लड़की आयरिस को इस तरह से अपना हाथ पकड़कर रोते हुए देखकर रोना काफी नर्वस हो जाती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है, लेकिन इस लड़की को इस तरह से मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए देखकर मुझे इस लड़की से मेरा हाथ छुड़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह सोचने के बाद रोना उस लड़की आयरिस को थोड़ा शांत करते हुए उस लड़की से कहती है कि माफ करना, लेकिन क्या आप पहले मेरा हाथ छोड़ सकती हो, फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ। पर रोना उस लड़की आयरिस से ऐसा कह ही रही थी कि तभी अचानक से उस लड़की आयरिस की ही तरह टेम्पल हंदूसा की वो हुडी वाली ड्रेस पहने दो और इंसान वहां पर आते हैं। फिर उन दोनों में से एक इंसान अपनी साथी आयरिस को किसी लड़के के साथ खड़े हुए देखकर आयरिस को आवाज डालते हुए पूछता है कि आयरिस तुम वहां पर क्या कर रही हो। ऐसा पूछने के बाद आयरिस के वो दोनों साथी चलकर रोना और आयरिस की तरफ आते हैं।
पर आयरिस और रोना के पास पहुंचते ही आयरिस के वो दोनों साथी रोना का चेहरा देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। रोना का चेहरा देखने के बाद आयरिस का एक साथी काफी इमोशनल हो जाता है और फिर अपना हुडी उतारते हुए रोना की तरफ देखते हुए रोना को लेडी एलिसिया कहकर पुकारता है। उस आदमी की आवाज सुनकर और उसे अपने आप को लेडी एलिसिया कहकर पुकारते हुए सुनने के बाद रोना काफी हैरान हो जाती है और फिर हैरानी से आयरिस के उन दोनों साथियों की तरफ देखने लगती है। इसके बाद आयरिस और उसके दोनों साथी रोना को अपने साथ टेम्पल हंदूसा ले जाते हैं, जहां पर वो रोना को टेम्पल हंदूसा के बारे में बताते हैं। आयरिस और उसके दोनों साथी रोना को बताते हैं कि कैपिटल सिटी का जो ग्रेट टेम्पल है उसकी जो सेंचुरी है वही हंदूसा है और ये एक पूजनीय स्थान है जहां पर सिर्फ वही प्रीस्ट ट्रेनिंग करते हैं जो कि भगवानों की आवाजों को सुन सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि भगवान है इसलिए उनकी आवाजों को भी सुना जा सकता है और उन भगवानों की वही आवाजें हंदूसा टेम्पल के चुने हुए प्रीस्ट को गाइड करती है और उन्हें सही रास्ता दिखाती है। लेकिन हंदूसा के लिए चुने हुए प्रीस्ट सिर्फ वही बन सकते हैं जो कि भगवान की इन आवाजों को सुन सकते हैं। टेम्पल हंदूसा में हर कोई प्रीस्ट बनने के लिए ऐसे ही नहीं आ सकता है, चाहे वो इंसान खुद प्रीस्ट बनना चाहता हो या फिर उसका परिवार उसे प्रीस्ट बनाना चाहता हो। सिर्फ वही लोग प्रीस्ट बनने के लिए टेम्पल हंदूसा आ सकते हैं जिन्हें भगवान ने चुना हो और जो भगवान की आवाजों को सुन सकता हो। यह सब बताने के बाद आयरिस और उसके दोनों साथी रोना को बताते हैं कि प्रीस्ट से भी बड़ी पदवी हाई प्रीस्ट की होती है और बहुत ही पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगला हाई प्रीस्ट बनने के लिए टेम्पल हंदूसा में आई थी और उस अगले हाई प्रीस्ट बनने वाले स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का नाम एलिसिया यूटर था। एलिसिया यूटर को टेम्पल हंदूसा के जेवर के नाम से जाना जाता था और वो नोबल हाउस से बिलोंग करने वाले डूकी यूटर की इकलौती बेटी थी। आयरिस और उसके साथी बताते हैं कि एलिसिया यूटर की एबिलिटीज की वजह से वो 3 साल की उम्र में ही टेम्पल हंदूसा में प्रीस्ट बनने के लिए एंटर हो गई थी और तब से उसने डेडिकेशन प्रेयर में भगवान पर भरोसा करने वाले ना जाने कितने ही लोगों को रास्ता दिखाया। आयरिस और उसके साथी बताते हैं कि एलिसिया यूटर इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर लेकिन उसकी खूबसूरती ने ही उसे इतना फेमस नहीं किया था। उसके इतने फेमस होने का कारण उसकी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की पावर थी। एक बार अगर कोई भी इंसान एलिसिया यूटर के बारे में क्यूरियस होकर उसकी प्रेयर सुनने आया तो एलिसिया यूटर की प्रेयर सुनने के बाद उन सभी को अपने किए हुए पापों के लिए बहुत पछतावा हुआ और फिर उन सभी ने भी भगवान पर आस्था रख के हमेशा के लिए सद्मार्ग पर चलने का फैसला ले लिया। आयरिस और उसके दोनों साथियों की ये सारी बातें सुनने के बाद रोना काफी नर्वस हो जाती है और फिर नर्वस होकर थोड़ा सा झिझकते हुए आयरिस और उसके दोनों साथियों से पूछती है कि तो तुम कह रहे हो कि वो एलिसिया मैं हूं? रोना का यह सवाल सुनकर आयरिस और उसके दोनों साथी हाँ में सिर हिलाते हैं। ये देखकर रोना थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहती है कि मैं इन लोगों के साथ इसलिए आई क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मुझे जानते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ अजीब लोगों के बीच में फंस गई हूँ। रोना आयरिस और उसके दोनों साथियों को अपने आप को एलिसिया यूटर कहकर पुकार कर सुनने के बाद उन सभी के साथ टेम्पल हंदूसा में आई थी और वो सभी टेम्पल हंदूसा में आने के बाद एलिसिया यूटर के बारे में बातें करने के लिए बाहर आंगन में बैठे हुए थे। पर आयरिस और उसके दोनों साथी प्रीस्ट की बातें सुनने के बाद रोना को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उन सबकी ये सारी बातें सुनने के बाद रोना जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और फिर उन सब से कहती है कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया है। मैं एलिसिया नहीं हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से चलती हूँ, ठीक है?
पर रौना को वहां से जाने की बात करते हुए देखकर आयरिस भी जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और फिर थोड़ा हैरान होकर थोड़ी ऊंची आवाज में रौना से पूछती है कि माय लेडी आप कहाँ जा रही हो। क्योंकि आयरिस पहले भी रौना को उसकी बाजू से पकड़कर रोक चुकी थी, इसलिए आयरिस को अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए देखकर रौना जल्दी से अपने दोनों हाथ टेबल पर से हटाकर अपने सीने के पास ले जाती है और फिर झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए आयरिस से कहती है कि क्या तुम जानती हो कि मुझे भी कुछ काम करने को है, और वैसे भी जिस इंसान को तुम ढूंढ रही हो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान एलिसिया मैं हूं। पर रौना की यह बात सुनकर आयरिस रौना की तरफ देखते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में रौना से कहती है कि यह असंभव है। माय लेडी, मैं भला आपको पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ। रौना और आयरिस की बातें सुनकर आयरिस का एक साथी रौना से कहता है कि मैं अपने डिवाइन मैजिक को दांव पर लगाकर ये शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम ही एलिसिया हो। उस पृष्ठ की बातें सुनकर उसके बगल में खड़ी हुई उसकी साथी पृष्ठ भी उससे सहमत होते हुए हाँ में सिर हिलाती है। पर उस पृष्ठ की बातें सुनकर रौना थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर से टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर उस पृष्ठ के थोड़ा नजदीक आकर उस पृष्ठ से कहती है कि वेट, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे शर्त लगाकर सुलझाया जा सके। पर रौना ने अभी ऐसा कहा ही था कि तभी अचानक से रौना को उस पृष्ठ के सर के ऊपर कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अचानक से उस पृष्ठ के सर के ऊपर कोई चमकती हुई चीज देखकर रौना काफी हैरान हो जाती है और फिर हैरानी से अपने एक हाथ की उंगली से उस पृष्ठ के सर की तरफ इशारा करते हुए हैरान होकर उस पृष्ठ से पूछती है कि ये क्या है, अभी तुम्हारे सर के ऊपर वो क्या था। पर उस पृष्ठ से ऐसा पूछने के बाद रौना अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ से अपनी आंखों को मलते हुए अपने मुंह में बड़बड़ाती है कि क्या ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था, क्या वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। पर रौना का ये बिहेवियर देखकर आयरिस दुखी होकर रौना की तरफ देखते हुए रौना से कहती है कि आपको सच में कुछ भी याद नहीं है ना। पर रौना से ऐसे कहने के बाद आयरिस दुखी होना छोड़कर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर पकड़ते हुए कुछ सोचती है और फिर जल्दी से रौना के पास जाकर रौना के दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए रौना से कहती है कि लेडी एलिसिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी याददाश्त वापस लाकर रहूंगी। पर आयरिस को फिर से अपने हाथ कसकर पकड़ते हुए देखकर रौना काफी नर्वस हो जाती है और फिर अपने मन में सोचती है कि मैं तो यहाँ पर फंस गई, मास्टर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह सोचने के बाद रौना आयरिस को मनाते हुए उससे कहती है कि ऐसा करते हैं कि आज मैं यहाँ से चली जाती हूँ और फिर हम बाद में किसी और दिन इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। पर रौना की ये बात सुनकर आयरिस थोड़ा नाराज होकर रौना की ओर देखते हुए रौना से कहती है कि आप बार बार कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो। लेडी एलिसिया, आप इसी टेम्पल से बिलोंग करती हो, इसीलिए आप यहीं रहोगी। आयरिस की बातें सुनकर रौना आयरिस से कहती है कि आखिर मुझे और कितनी बार ये बात कहनी पड़ेगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे अपने कुछ हालात हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना। पर रौना ने अभी ऐसा कहा ही था कि तभी अचानक से जोर से दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर आयरिस हड़बड़ी में रौना के हाथ छोड़ देती है और फिर रौना और आयरिस दोनों ही हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तब उस दरवाजे में से लगभग 45 से 50 साल की एक औरत बाहर निकलती है जो एकटक रौना की तरफ देखी जा रही थी। थोड़ी देर तक रौना को एकटक देखने के बाद वो औरत प्यार से रौना को निहारते हुए अपने सीने पर अपना एक हाथ रखती है और फिर अपने आप से कहती है कि शुक्र है। पर उस औरत को देखने के बाद रौना एकटक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से उस औरत के चेहरे की तरफ देखी जा रही थी। उस औरत की आंखों और बालों का रंग बिल्कुल रौना की आंखों और बालों के रंग की तरह ही था और उस औरत की शक्ल भी रौना से बहुत ज्यादा मिलती थी।
इसीलिए उस औरत को देखने के बाद रोना हैरान होकर अपने मन में कहती है कि वो औरत देखने में बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। पर रोना हैरान होकर वहां पर खड़े हुए यह सोच ही रही थी कि तभी अचानक से वो औरत जल्दी से रोना के पास आकर रोना को गले लगा लेती है। उस औरत को अपने आप को इस तरह अचानक से गले लगाते देखकर रोना काफी हैरान थी, इसलिए वो बुत बनकर वहां पर खड़ी हुई थी। वहीं वो औरत रोना को देखकर काफी इमोशनल हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर वो औरत रोना को कसकर अपनी बाहों में पकड़े हुए सिसकियां भरते हुए रोना से कहती है कि मेरा बच्चा, मैंने तो सोचा कि तुम्हें कुछ हो गया है, लेकिन तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। रोना को गले लगाकर रोते हुए ये सब कहने के बाद वो औरत रोना की तरफ देखते हुए रोना से पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? क्या तुम इस पूरे समय ठीक थी? रोना से ये सब पूछने के बाद वो औरत रोना को उसकी दोनों कलाइयों से पकड़ लेती है और फिर रोना से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, क्या ये सच है? पर रोना अचानक से अपने जैसी दिखने वाली औरत को अपने सामने देखकर और उसे अपने आप से इतने सारे सवाल करते देखकर काफी हैरान थी। इसीलिए वो बुत बनकर चुपचाप हैरानी से उस औरत की तरफ देखती रहती है और उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। रोना को इस तरह से चुपचाप हैरानी से अपनी तरफ देखते हुए देखकर रोना की तरह दिखने वाली वो औरत रोना की कलाइयां छोड़कर रोना के हाथों को कसकर पकड़ती है और फिर रोना से कहती है कि अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हें अपनी माँ भी याद नहीं होगी। अपने जैसी दिखने वाली उस औरत की ये सारी बातें सुनकर रोना अपने मन में सोचती है कि क्या सच में मैं ही वो एलिसिया हूँ जिसे ये सब लोग ढूंढ रहे हैं? रोना ये सब सोच ही रही थी कि तभी एलिसिया यूटर की माँ डचेस यूटर उदास होकर रोना की तरफ देखते हुए रोना से पूछती है कि क्या तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद है? पर डचेस यूटर की ये बातें सुनकर रोना काफी उदास हो जाती है और फिर उदास होकर सर झुकाए वहां पर खड़े हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि मैं और मेरे सामने खड़ी हुई ये औरत देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, इसीलिए मैं ये बात झुठला नहीं सकती हूँ कि मैं ही एलिसिया हूँ। ये सोचकर रोना अपने मन में कहती है कि क्योंकि मेरे पास इस बॉडी की मेमोरीज नहीं है, इसलिए हो सकता है कि ये औरत सच में मेरे परिवार का सदस्य हो। और अगर कहीं ऐसा होता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाती हूँ, तो मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मेरा यहाँ पर एक परिवार हो, ताकि अगर मुझे इस दुनिया में रहना भी पड़े तब भी मुझे अपनी बाकी की जिंदगी अकेले ना गुजारनी पड़े और मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिता सकूं। यह सब सोचकर रोना अपने पीछे कुर्सी के ऊपर रखे हुए चॉकलेट के उस बैग के बारे में सोचती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि अगर मैं जल्दी लौटकर वापस मैंशन में नहीं जाऊंगी तो ये चॉकलेट्स पिघल जाएंगी। लेकिन मैंशन में वापस जाने से पहले मेरा यहाँ पर रुककर कुछ बातों के बारे में कंफर्म करना बहुत जरूरी है। यह सोचकर रोना थोड़ी और देर वहां पर रुकने के लिए और इलियन के पास देरी से वापस जाने के लिए मन ही मन इलियन से माफी मांगती है। इलियन से अपने मन में माफी मांगने के बाद रोना डचेस यूटर की तरफ देखते हुए डचेस यूटर से पूछती है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है जो ये साबित कर सके कि मैं ही एलिसिया हूँ, क्योंकि मैं अभी पक्के तौर पर यह बात जानना चाहती हूँ कि क्या सच में मैं ही एलिसिया यूटर हूँ। डचेस यूटर से ये सारी बातें कहने के बाद रोना अपनी बॉडी की ओनर की असली आइडेंटिटी जानने के लिए थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्लेमेंट मैंशन में इलियन की हालत काफी खराब थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो दर्द में जोर जोर से करा रहा था। इसके अलावा उसे सर दर्द और सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही थी।
काफी देर तक अपने कमरे में बिस्तर के ऊपर लेटे हुए रहने के बाद इलियॉन अपना सिर पकड़कर बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने एक हाथ से अपने माथे को दबाते हुए अपने मन में अपने आप से कहता है कि क्या मुझे हमेशा मेडिसिनल हर्ब्स को ट्राई करने के बाद इतना ही ज्यादा दर्द होता था, लेकिन इस बार तो मुझे इतना दर्द हो रहा है कि इस दर्द की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार तो मैं पक्का मर ही जाऊंगा। यह सोचकर इलियॉन अपने उस हाथ से अपना सिर कसकर पकड़ता है और फिर दरवाजे के बाहर खड़े हुए बर्नार्ड को आवाज डालते हुए बर्नार्ड से पूछता है कि बर्नार्ड, क्या तुम वहां पर हो? इलियॉन की आवाज सुनकर कमरे के बाहर खड़ा हुआ बर्नार्ड जल्दी से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आते हुए इलियॉन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ सर, मैं यही हूँ। इलियॉन से ऐसा कहने के बाद बर्नार्ड इलियॉन से पूछता है कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, पर बहुत ज्यादा दर्द में होने की वजह से इलियॉन बर्नार्ड से सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे प्यास लगी है। इलियॉन की यह बात सुनकर बर्नार्ड टेबल के पास जाकर टेबल के ऊपर रखी हुई केतली में से एक कप में पानी भरते हुए इलियॉन से कहता है कि बहुत अजीब बात है, आज से पहले आपको कभी भी दवाई लेने के बाद इतने ज्यादा दिनों तक दर्द नहीं हुआ था। बर्नार्ड की ये बात सुनकर इलियॉन बर्नार्ड से कहता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि रौनक की दी हुई ये दवाई शायद वही दवाई है जिसकी हमें तलाश थी। और पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। पर बर्नार्ड से ऐसा कहने के बाद इलियॉन फिर से अपनी आंखों की रोशनी वापस आने की उम्मीदें लगाने के लिए अपने ऊपर हंसता है। तभी बर्नार्ड वो पानी का कप लेकर इलियॉन के पास आकर उस पानी के कप को इलियॉन के हाथ में पकड़ाते हुए इलियॉन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही हो और इस बार आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। पर क्योंकि इलियॉन दर्द में था और इस वक्त वो काफी कमजोर भी था, इसलिए ताकि उसके हाथ से वो पानी का कप छूटकर नीचे न गिर जाए, इसलिए बर्नार्ड अपने दूसरे हाथ से इलियॉन के उस हाथ को सहारा देता है। पर तभी इलियॉन बर्नार्ड से रोना के बारे में पूछता है। इलियॉन को वो पानी का कप पकड़ाने के बाद बर्नार्ड इलियॉन के बिस्तर से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है और फिर इलियॉन के सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हुए थोड़ा झिझकते हुए इलियॉन से कुछ कहने लगता है। पर बर्नार्ड को इस तरह से झिझकते हुए देखकर इलियॉन पानी पीते हुए बर्नार्ड से पूछता है कि क्या रोना अभी तक वापस नहीं आई है? इलियॉन का ये सवाल सुनकर बर्नार्ड थोड़ा नर्वस होकर इलियॉन को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आई है। बर्नार्ड का जवाब सुनकर इलियॉन अपनी आंखें बंद करके हल्का सा मुस्कुराते हुए बर्नार्ड से कहता है कि शायद वो जानबूझकर यहाँ से दूर रह रही है। शायद उसके लिए यहाँ पर रहकर लगातार मेरी चीखते चिल्लाते रहने की आवाजें सुनना मुश्किल होता जा रहा था और इसीलिए शायद मेरी चीखने चिल्लाने की आवाजों को अवॉइड करने के लिए वो जानबूझकर अभी तक वापस लौटकर नहीं आई है। ये कहने के बाद इलियॉन फिर से उस कप से पानी पीते हुए बर्नार्ड से कहता है कि कुछ लोगों को रोना को कैफे कार्डिनल से वापस लाने के लिए भेजो और अगर रोना कैफे कार्डिनल में नहीं होगी तो उन लोगों को उस पूरे एरिया में रोना को ढूंढने के लिए कहो। इलियॉन का ऑर्डर सुनने के बाद बर्नार्ड इलियॉन से कहता है कि ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूंगा। इलियॉन से ऐसा कहने के बाद बर्नार्ड इलियॉन के बिस्तर के पास जाकर इलियॉन के हाथ से वो खाली पानी का कप लेने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और फिर इलियॉन से कहता है कि सर, अब ये कप मेरे पास दे दीजिए। बर्नार्ड की ये बात सुनकर इलियॉन हल्का सा मुस्कुराते हुए वो कप बर्नार्ड को देते हुए बर्नार्ड से कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। इलियॉन के हाथ से वो खाली पानी का कप लेने के बाद बर्नार्ड इलियॉन के कमरे से बाहर चला जाता है। पर बर्नार्ड के वहां से जाने के बाद इलियॉन बहुत उदास हो जाता है और फिर उदास होकर अपने मन में
अपने आप से कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। यह सोचकर इलियन अपनी दोनों बाजुओं को क्रॉस करके अपने घुटनों के ऊपर रखे हुए, अपने सर को अपनी बाजुओं के बीच में डाले हुए, उदास होकर अपने बिस्तर पर बैठे हुए अपने मन में अपने आप से कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतना ज्यादा दर्द और ये सारी पीड़ा इस तरह अकेले सहन कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा दर्द बांटने के लिए या मेरा साथ देने के लिए कोई भी मेरे पास नहीं है। यह सब सोचकर इलियन अपने आप से कहता है कि मैं इस आलीशान मेंशन के आरामदायक बिस्तर पर आराम से बैठा हुआ हूँ, जो बाहर की दुनिया की दुख, परेशानी और मुसीबतों के मुकाबले तो एक जन्नत की तरह है। लेकिन मेरे पास इतना सब होने के बावजूद भी बहुत अजीब बात है कि मुझे इतना अकेलापन महसूस हो रहा है। यह सब सोचने के बाद इलियन अपनी आंखें बंद करके रोना का नाम लेता है और फिर उदास होकर अपने बिस्तर पर बैठे हुए अपने मन में रोना से कहता है कि एक तरफ तो मैं तुम्हें अपने आप से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर तुम मुझे मेरी इस हालत में देखोगी तो तुम्हें बहुत गिल्टी फील होगा। पर वहीं इस तरह अकेले इस दर्द और पीड़ा को बर्दाश्त करने की वजह से मुझे तुम्हारी कमी भी बहुत महसूस हो रही है। इस वक्त मुझे तुम्हारे मुझ पर दया करके मुझे सहलाने वाले उस स्पर्श की भी बहुत याद आ रही है। अगर ये मेरी आंखों की रोशनी जाने से पहले की बात होती तो उस वक्त अगर किसी ने मुझ पर दया या तरस दिखाया होता तो मैं इसे अपनी बेइज्जती करने के जैसा मानता, क्योंकि उस वक्त मैं ये बात नहीं जानता था कि जैसा इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हालातों में हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमारे दर्द, हालातों और हमें बहुत ही अच्छे से समझता हो। यह सब सोचकर इलियन अपने सर को अपनी गोद में डाले हुए उदास होकर अपने बिस्तर पर बैठे हुए अपने मन में अपने आप से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं किसी दूसरे इंसान से सहारे और उसके साथ की उम्मीद रखूंगा। यह सब सोचकर इलियन अपना सर अपनी गोद में से निकालकर अपने घुटनों के ऊपर रखे हुए अपने दोनों हाथों के ऊपर रखता है और फिर अपनी आंखें बंद करके रोना को याद करते हुए कहता है कि रोना, जल्दी वापस आ जाओ। इसके बाद फिर से द ग्रेट टेम्पल की सेंचुरी हंदूसा को दिखाया जाता है, जहां पर वो लाल बालों वाली लड़की प्रेस्ट आयरिस और एलिसिया यूटर की माँ डचेस यूटर रोना को अपने साथ कहीं पर लेकर जा रही थी। थोड़ी देर बाद आयरिस और डचेस यूटर रोना को अपने साथ लेकर एक बहुत ही बड़े और आलीशान कमरे में आती है। उस जगह को देखकर रोना उन दोनों से पूछती है कि ये कौन सी जगह है। रोना का यह सवाल सुनकर आयरिस रोना को अपने पास बुलाते हुए रोना से कहती है कि क्या आप प्लीज मेरे पास यहाँ पर आ सकती हैं। आयरिस की ये बात सुनकर रोना आयरिस के पास जाती है, जो कि एक बड़े से आईने के सामने खड़ी हुई थी। फिर आयरिस रोना की तरफ देखते हुए रोना से कहती है कि माय लेडी, आपको एलिसिया यूटर होने का प्रूफ चाहिए ना। आयरिस की ये बात सुनकर रोना आयरिस की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाते हुए आयरिस को जवाब देती है कि हाँ। रोना का जवाब सुनकर आयरिस अपने सामने के उस बड़े से ओवल आईने को अपने हाथ में उठाती है और फिर रोना की तरफ देखते हुए रोना से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने इस कोट को उतार दीजिए। आयरिस की ये बात सुनकर रोना अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखकर अपने आप को छुपाते हुए जल्दी से आयरिस से दूर हो जाती है और फिर हैरान होकर बड़ी बड़ी आंखें किए आयरिस की तरफ देखते हुए हकलाते हुए आयरिस से पूछती है कि माफ करना, लेकिन मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? तुम इस तरह अचानक से मुझे ऐसा करने को क्यों कह रही हो? पर रोना को इस तरह से बिहेव करते देखकर आयरिस उस आईने को फिर से उसकी जगह पर रख देती है और फिर थोड़ा सा गुस्सा होकर रोना के पास जाकर जबरदस्ती रोना के कपड़े उतारते हुए रोना से कहती है
कि फिक्र मत कीजिए लेडी एलिसिया, हमें सिर्फ आपकी पीठ ही देखनी है। पर आयरिस को इस तरह से बिहेव करते देखकर रोना भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है और फिर आयरिस से कहती है कि रुको, पहले मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो। पर आयरिस रोना की बात नहीं मानती है और रोना के आउटर रोब को उतारकर रोना के हाथ में पकड़ा देती है। तभी एलिसिया यूटर की माँ डचेस यूटर एक बड़े से आईने को लेकर रोना के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और क्योंकि अब रोना ने स्लीवलेस डीप नेक ड्रेस पहनी हुई थी और क्योंकि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ आईने थे, इसलिए रोना के पीछे आईना पकड़कर खड़ी हुई डचेस यूटर वाले आईने में रोना की पीठ दिखाई दे रही थी। वहीं रोना के सामने वाले आईने में रोना को अपने पीछे आईना पकड़कर खड़ी हुई डचेस यूटर और उनके उस आईने में अपनी पीठ दिखाई देती है, जिसकी वजह से रोना को अपनी पीठ के ऊपर एक लाल रंग का 5 पंखुड़ियों वाला फूल जैसा टैटू दिखाई देता है। अपनी पीठ के ऊपर पहली बार उस निशान को देखकर रोना थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर डचेस यूटर और आयरिस से पूछती है कि ये क्या है, क्या ये एक टैटू है। रोना का सवाल सुनकर आयरिस रोना के सामने आकर अपनी ड्रेस थोड़ी सी खोलकर रोना को अपनी पीठ दिखाते हुए रोना को जवाब देती है कि नहीं। आयरिस की पीठ देखकर रोना काफी हैरान हो जाती है क्योंकि आयरिस की पीठ के ऊपर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा कि रोना की पीठ के ऊपर था। फिर आयरिस रोना से कहती है कि ये निशान एक स्कार और प्रिस्ट बनने का बैज दोनों ही है। जब ये निशान किसी के दिल के पास उभरता है तो ये निशान ये जताता है कि वो इंसान अब पूरी तरह से भगवान का हो चुका है। अब तक रोना लगभग अपने कपड़े पहन ही चुकी थी। वहीं आयरिस भी अपने कपड़े ठीक करने के बाद रोना के पास जाकर रोना से कहती है कि पर ज्यादातर लोगों की पीठ पर यह निशान उभरता है। आयरिस की ये बात सुनकर रोना अपनी ड्रेस के बटन्स बंद करते हुए आयरिस से पूछती है कि उभरना, तुम्हारा मतलब है कि ये एक तिल की तरह उभरता है। रोना का सवाल सुनकर आयरिस हाँ में सिर हिलाते हुए रोना को जवाब देती है कि हाँ, जब किसी इंसान की प्रिस्ट बनने की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ये निशान अचानक से अपने आप ही उस इंसान के शरीर पर उभरता है। लेकिन ये निशान उस इंसान के शरीर पर सिर्फ तभी दिखता है जब उस इंसान की प्रिस्ट बनने की सभी रस्में पूरी हो चुकी हो। आयरिस की ये सारी बातें सुनने के बाद रोना काफी एक्साइटेड हो जाती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि वाओ, ये सब कुछ कितना इंटरेस्टिंग है। ये सारी बातें सुनने के बाद आखिरकार अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सच में एक नॉवल के अंदर हूँ। अब तक तो मैं सिर्फ क्लेवेंट मैंशन और मास्टर इलियन के आसपास ही घूम रही थी, इसलिए मुझे कहानी के इस हिस्से के बारे में तो अभी तक पता ही नहीं था। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन मैंने अभी तक अपनी पीठ के ऊपर बने हुए इस निशान को भी आज से पहले कभी नोटिस नहीं किया। नॉवल की स्टोरी की इन सब बातों के बारे में जानने के बाद रोना काफी एक्साइटेड और खुश हो गई थी। पर ताकि डचेस यूटर और आयरिस को रोना का ये बिहेवियर अजीब ना लगे, इसीलिए अपनी एक्साइटमेंट और खुशी को छुपाने के लिए अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है और अपना मुंह थोड़ा सा फुलाकर चुपचाप वहां पर खड़ी रहती है। तभी आयरिस थोड़ा उदास होकर रोना की तरफ देखते हुए थोड़ा घबराते हुए रोना से कहती है कि लेडी एलिसिया, क्या अब आपको कुछ याद आया? अचानक से आयरिस का यह सवाल सुनकर और उसे इतना उदास देखकर रोना भी थोड़ा उदास हो जाती है और फिर डचेस यूटर और आयरिस से अपनी नजर चुराते हुए उन दोनों से कहती है कि नहीं, माफ करना, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। उन दोनों से ये कहने के बाद रोना अपने मन में अपने आप से कहती है कि ऐसा लगता है कि जिस इंसान के बारे में ये बातें कर रहे हैं मैं वही इंसान हूँ। पर लेकिन अगर ये बात सच है तो क्या इस बॉडी की ओरिजिनल ओनर असली एलिसिया की मौत हो चुकी है? और क्या इसलिए मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर उसके शरीर में आ गई? पर इसके अलावा
अगर असली एलिसिया को भगवान की आवाजें सुनाई देती थी तो मुझे वैसी कोई भी चीज सुनाई क्यों नहीं देती है। यह सब सोचने के बाद रोना आयरिस की तरफ देखते हुए आयरिस को आवाज डालते हुए कहती है कि आयरिस। रोना को अपना नाम लेते हुए देखकर आयरिस बहुत खुश हो जाती है और फिर रोना से कहती है कि हाँ माय लेडी। फिर रोना आयरिस से कहते हैं कि क्योंकि तुम भी एक प्रिस्ट हो तो क्या तुम्हें भी भगवान की आवाजें सुनाई देती है। रोना का सवाल सुनकर आयरिस उसे हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। अगर कोई इंसान भगवान की आवाज नहीं सुन सकता है तो वो इंसान टेंपल हंदूसा में प्रिस्ट बनने के लिए एंटर ही नहीं हो सकता है। आयरिस की ये बातें सुनकर रोना उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मुझे भी भगवान की आवाजें सुनाई नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और अगर सच में मैं ही एलिसिया हूँ तो मैं उस जगह पर बिना मेरी याददाश्त के क्या कर रही थी। रोना की ये बातें सुनकर एलिसिया की माँ आगे आकर रोना से पूछती है कि उस जगह से तुम्हारा क्या मतलब है। इस पर रोना उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि मैं लॉरेल झील के पास मिली थी और एक बूढ़े पति पत्नी ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं डूबकर मर गई होती। रोना की ये बातें सुनकर डचेस यूटर और आयरिस दोनों ही बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर आयरिस हैरान होकर थोड़ी ऊंची आवाज में रोना से कहती है कि लॉरेल झील, ये तो असंभव है। आप तो उस दिन अपनी प्रिस्ट की ड्यूटी करने के लिए कैरेज में बैठकर गैरेरोजा जा रही थी, पर गैरेरोजा जाने वाले रास्ते की घाटी पर कुछ छिपे हुए लोगों ने आप पर अचानक से हमला कर दिया, जिसकी वजह से आपके साथ जितने भी बॉडीगार्ड और प्रिस्ट थे उन सभी का मर्डर हो गया और उस हादसे के बाद आपका कहीं भी कोई भी निशान नहीं मिला। पर आयरिस की ये सारी बातें सुनने के बाद रोना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो डर की वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाती है। इसीलिए फिर वो शॉक्ड होकर हैरानी से थोड़ा हकलाते हुए आयरिस से पूछती है कि मर्डर। आयरिस से ऐसा पूछने के बाद रोना नॉवेल की स्टोरी को याद करते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि वेट, क्या नॉवेल की स्टोरी में ऐसा भी कुछ हुआ था। मैंने तो ग्रेट टेंपल, प्रिस्ट और इन सब बातों के बारे में नॉवेल में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। मैं तो पहली बार आयरिस से इन सब चीजों के बारे में सुन रही हूँ। पर लेकिन अगर मैंने नॉवेल की स्टोरी में इन सब लोगों को नहीं देखा तो क्या ये सब लोग नॉवेल की स्टोरी के आखिर में आए थे। रोना ये सब सोच ही रही थी कि तभी आयरिस रोना के पास आकर रोना से कहती है कि जिस जगह पर छिपकर कुछ लोगों ने अचानक से आप पर हमला कर दिया था वो घाटी बहुत ही खतरनाक है और वहां का रास्ता भी अच्छा नहीं है। इसीलिए अगर आप घोड़ा गाड़ी में बैठकर भी उस रास्ते से लॉरेल झील की तरफ जाती हैं तो तब भी आपको लॉरेल झील में पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाएगा। लॉरेल झील तो उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर है। आयरिस की ये सारी बातें सुनने के बाद रोना अपने मन में अपने आप से कहती है कि अगर मैं ध्यान से इन सब बातों के बारे में सोचूं तो ऐसा लगता है कि असली एलिसिया काफी दिनों तक पानी में बहती रही और ऐसा लगता है कि उसके गायब होने के कुछ समय बाद ही मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर उसके शरीर में आ गई। यह सोचने के बाद रोना अपने हाथ की एक उंगली से अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए आयरिस से कहती है कि अगर वो जगह लॉरेल झील से इतनी दूर है तो इसका मतलब है कि आखिरकार मैं एलिसिया नहीं हूँ। पर रोना की ये बात सुनते ही आयरिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर जोर जोर से रोना पर चिल्लाते हुए रोना से कहती है कि लेडी एलिसिया, आपने खुद भी अभी अभी अपनी पीठ पर वो निशान देखा, तो फिर होली बैज के उस निशान को अपनी पीठ पर देखने के बाद भी आप ऐसा कैसे कह सकती हो। अचानक से आयरिस को गुस्सा होकर चिल्लाते हुए देखकर रोना थोड़ा घबरा जाती है, पर फिर वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कानों में डालते हुए आयरिस से कहती है कि तुमने तो मेरे कानों में दर्द लगा दी।
ऐसे कहने के बाद रोना आयरिस से कहती है कि ठीक है, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अगर मैं जल्दी वापस नहीं गई तो सभी को मेरी बहुत फिक्र होने लगेगी। यह सब कहने के बाद रोना अपने मन में अपने आप से कहती है कि ऐसा लगता है कि मैं ही एलिसिया हूँ और ये मेरा परिवार है। पर लेकिन अगर मैं थोड़ी और देर भी यहाँ रुकी तो मास्टर इलियन को मेरी फिक्र होने लगेगी, इसलिए अभी के लिए मुझे वापस क्लेमेंट मैंशन में जाना चाहिए और फिर बाद में मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। वही रोना के वापस जाने की बात सुनकर डच स्यूटर और आयरिस एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखती है। फिर डच स्यूटर रोना की तरफ देखते हुए रोना से कहती है कि एलिसिया, तुम अब तक कहाँ रह रही थी? हमने तुम्हें पूरे एम्पायर में ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा, लेकिन तुम्हारा कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। सभी लोगों ने सोचा कि शायद तुम पानी के बहाव के साथ कहीं दूर बहकर चली गई और डूब गई। डच स्यूटर की ये बातें सुनकर रोना अपने दोनों कानों में से अपनी उंगलियां निकालते हुए डच स्यूटर से कहती है कि ओह, दरअसल मैं ग्रैंड ड्यूक क्लेवेंट के मैंशन में मेड का काम कर रही हूँ, इसलिए मैं तब से वहीं पर रह रही हूँ। पर रोना की ये बात सुनते ही डच स्यूटर और आयरिस के सर पर तो मानो जैसे दुख का पहाड़ गिर गया हो। इसलिए फिर वो दुखी और हैरान होकर रोना की तरफ देखने लगती है। फिर डच स्यूटर रोना की तरफ देखते हुए हकलाते हुए रोना से पूछती है कि तुमने अभी क्या कहा? डच स्यूटर का सवाल सुनकर रोना उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि मैं काफी समय से हिज रॉयल हाइनेस द ग्रैंड ड्यूक इलियन क्लेवेंट का ध्यान रखती आ रही हूँ, और ग्रैंड ड्यूक के मैंशन में काम करते करते मैंने काफी सारे पैसे भी बचा लिए हैं। पर रोना की ये सारी बातें सुनने के बाद डच स्यूटर रोना के लिए दुखी होकर रोते हुए रोना से कहते हैं कि ओ मेरी बच्ची। वहीं डच स्यूटर को इस तरह से दुखी होकर रोते हुए देखकर उनके बगल में खड़ी हुई आयरिस उन्हें संभालने लगती है। तभी रोना डच स्यूटर और आयरिस से कहती है कि आज मैं किसी काम को करने के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए क्लेवेंट मैंशन से बाहर आई थी, इसलिए मुझे जल्दी ही वापस क्लेवेंट मैंशन में लौटना होगा। पर रोना की ये बातें सुनकर डच स्यूटर थोड़ा नाराज होते हुए रोना की तरफ देखते हुए रोना से कहती है कि एलिसिया, ये तुम्हारा घर है। पर डच स्यूटर को इस तरह से बिहेव करते देखकर रोना थोड़ा हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा नाराज होकर उनसे कहने लगती है कि अगर आप ऐसा कहोगी तब भी मैं। पर रोना ने अभी ऐसा कहा ही था कि तभी डच स्यूटर रोना के पास आकर रोना को उसके दोनों कंधों से पकड़ लेती है और फिर रोना की आंखों में देखते हुए थोड़े गुस्से भरी भारी आवाज में रोना से कहती है कि तुम ग्रैंड ड्यूक क्लेवेंट के मैंशन में वापस लौटकर नहीं जा सकती हो। इसके बाद फिर से क्लेवेंट मैंशन को दिखाया जाता है। रोना को क्लेवेंट मैंशन से बाहर गए हुए काफी समय हो गया था और दिन से रात हो गई थी। इलियन का बटलर बर्नार्ड किचन में आने के बाद एक कप को शेल्फ के ऊपर रखता है और फिर इलियन के बारे में सोचते हुए उदास होकर अपने मन में कहता है कि मास्टर इलियन बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है और उनके सहन करने की शक्ति भी बहुत ज्यादा है। पर लेकिन फिर भी अगर उनका ये दर्द नहीं गया और ऐसा ही रहा तो वो शायद सच में पागल हो जाएंगे। ये सोचकर बर्नार्ड अपने मन में कहता है कि हालांकि मुझे पता है कि मास्टर इलियन की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि वो इस वक्त कितने ज्यादा दर्द में होंगे। अगर मेरे लिए उनको इतने दर्द में देखना इतना मुश्किल हो रहा है तो वो जो इतना दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं उनके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल होगा। यह सब सोचने के बाद बर्नार्ड इलियन के कमरे से आने वाली आवाजों को ध्यान से सुनने लगता है और फिर अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि काफी देर से मास्टर इलियन के दर्द में चीखने चिल्लाने
और कराहने की आवाजें नहीं आई है। काफी देर से उनके कमरे से आवाजें आना बंद हो गई है। ये सोचकर बर्नार्ड किचन में सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखी हुई कैंडल्स की ओर देखता है और फिर अपने मन में अपने आप से कहता है कि अब मुझे ऊपर मास्टर इलियन के कमरे की तरफ जाना शुरू करना चाहिए। यह सोचकर बर्नार्ड एक मोमबत्ती को जलाने के बाद उसे अपने हाथ में लेकर इलियन के कमरे की तरफ जाने लगता है और फिर अपने मन में अपने आप से कहता है कि मैं अभी तक रौना को नहीं ढूंढ पाया हूँ, इसीलिए जब मास्टर इलियन को ये बात पता चलेगी तो शायद मुझे उनसे बहुत डांट पड़ेगी। यह सब सोचते सोचते बर्नार्ड इलियन के कमरे के पास पहुंच जाता है और फिर अपने मन में कहता है कि जिस कैफे में रौना गई थी मैंने उस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा और उस पूरे एरिया की अच्छे से सर्च करवाई, लेकिन उस जगह में रौना को कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार वो भला कहाँ गई होगी? यह सब सोचने के बाद बर्नार्ड इलियन के कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए इलियन से कहता है कि सर, मैं कमरे के अंदर आ रहा हूँ। बर्नार्ड की ये बात सुनकर इलियन उसे कमरे के अंदर आने की परमिशन देते हुए कहता है कि आ जाओ। यह सुनकर बर्नार्ड इलियन के कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ जाता है, पर कमरे के अंदर आते ही बर्नार्ड इलियन को देखकर काफी हैरान हो जाता है और फिर थोड़ा हकलाते हुए इलियन को सर कहकर पुकारता है। इलियन अपने कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटे हुए होने के बजाय बिस्तर के कोने में बिस्तर से नीचे अपनी टांगे लटकाकर सर झुकाकर बिस्तर पर बैठा हुआ था। पर बर्नार्ड की आवाज सुनकर इलियन अपना सर उठाकर बर्नार्ड की तरफ देखता है। इलियन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, इसलिए उसकी ग्रे कलर की आंखों की पुतलियों का रंग फिर से पहले की तरह लाल रंग में बदल गया था। इलियन की लाल रंग की आंखों की पुतलियों को देखकर बर्नार्ड काफी हैरान हो जाता है, इसलिए वो दरवाजे के पास ही धड़ाम से अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। बर्नार्ड एकटक हैरान होकर इलियन की लाल आंखों की पुतलियों की तरफ देखते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में थोड़ा झिझकते हुए इलियन से कहता है कि मास्टर इलियन, आपकी आंखें। ऐसे कहकर बर्नार्ड इलियन से पूछता है कि क्या अब आप देख सकते हो? बर्नार्ड को इस तरह से दरवाजे के पास सर झुकाए अपने घुटनों के बल फर्श पर बैठे हुए देखकर इलियन अपने बिस्तर पर से नीचे उतरकर खड़ा हो जाता है। तभी बर्नार्ड इलियन के सामने सर झुकाकर बैठे हुए इलियन की आंखों की रोशनी वापस आने के लिए इलियन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर। पर बर्नार्ड को इस तरह से फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठे हुए देखकर इलियन चलकर बर्नार्ड के पास जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि पिछले एक हफ्ते से इलियन लगातार दर्द में होने की वजह से बिस्तर पर ही लेटा हुआ था और क्योंकि वो ठीक ढंग से कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे काफी कमजोरी आ गई थी, जिसकी वजह से वो जैसे ही चलने की कोशिश करता है तो वो लड़खड़ाने लगता है। और इलियन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा भी लग रहा था कि जैसे उसका दर्द अभी पूरी तरह से नहीं गया है। इलियन की ऐसी हालत देखकर बर्नार्ड जल्दी से इलियन के पास जाकर इलियन के एक बाजू को अपने कंधे के ऊपर रखते हुए इलियन को सहारा देते हुए इलियन से कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ। आप पिछले एक हफ्ते से लगातार बिस्तर पर ही थे और ठीक ढंग से कुछ खा पी भी नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको काफी कमजोरी आ गई होगी। बर्नार्ड की ये बातें सुनकर इलियन बर्नार्ड की तरफ देखते हुए बर्नार्ड से कहता है कि बर्नार्ड, तुमने अब तक मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी अब तक की इतनी मेहनत के लिए थैंक यू। जब मैं कोई भी काम खुद अपने आप करने के लायक नहीं था, उस वक्त तुमने मेरी बहुत मदद की। इलियन की ये बातें सुनकर बर्नार्ड काफी इमोशनल हो जाता है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बर्नार्ड अपनी आंखों में आंसू लिए इलियन की ओर देखते हुए
लियोन से कहता है कि नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा था। लियोन से ऐसा कहने के बाद बर्नार्ड लियोन की खड़े होने में मदद करने के लिए लियोन को उसके दोनों हाथों से पकड़ता है। पर लियोन बर्नार्ड के दोनों हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करते हुए बर्नार्ड से कहता है कि मुझे बिना बैसाखी के सहारे चले हुए काफी समय हो गया है। लियोन की ये बातें सुनकर और उसे बिना बैसाखी के सहारे चलते हुए देखकर बर्नार्ड इमोशनल होकर रोते हुए लियोन की ओर देखते हुए लियोन से कहता है कि सर, आपको ऐसे ठीक होते देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कुछ कदम चलकर प्रैक्टिस करने के बाद अब लियोन को बिना किसी सहारे के अपने आप खड़े होने और चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। फिर लियोन कमरे में अपनी नजर इधर उधर दौड़ाते हुए रोना को ढूंढने लगता है, पर जब उसे रोना कहीं भी दिखाई नहीं देती है और ना ही रोना की आवाज सुनाई देती है, तो ये देखकर लियोन उदास होकर और थोड़ा गुस्सा होकर बर्नार्ड की तरफ देखते हुए बर्नार्ड से पूछता है कि रोना कहाँ है। ये पूछकर लियोन बर्नार्ड से पूछता है कि क्या रोना अभी भी वापस नहीं आई है। तो फिर आज के लिए ये कहानी इतनी ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।